अवेटेड वीडियो, वो है करंट अफेयर्स। तो आज से हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डिफेंस एग्जाम के लिए, सीडीएस और एनडीए मेजरली। तो यार करंट अफेयर्स इसीलिए आप सबसे ज़्यादा वेट करते हो क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो उनसे, और उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट पे रिलाई करते हो, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर आपका एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। जितना एफर्ट लगाते हो उसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है। बट इस सीरीज के अंदर मैं आपको कोई 100-200 करंट अफेयर्स नहीं करवाने वाला महीने के उठा के। मैं आपको सिर्फ वही करंट अफेयर्स दूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, ताकि आप कम पढ़ें और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, क्योंकि ये कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं जिसमें आपको सब कुछ कवर करना है ना। प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनसे आराम से आंसर टिक करना है, कम पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है। तो वही हमारी कोशिश रहेगी, कम क्वालिटी और जो पेपर में दिख पाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशंस। यस सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? मैंने क्लास ली थी ना, वो उसमें हो गया हुआ। ठीक है। तो यार इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, पहली हमारी न्यूज़ है। इंडिया इज गोइंग टू बी चेयर ऑफ इट फ्रॉम 2025 से 27 तक। इंडिया इसकी लीडरशिप करेगा, चेयरमैनशिप करेगा। अब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो इंडियन ओशंस के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ है उसकी एक ग्रुपिंग है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है और आईआर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर्स में 50-60% के आसपास आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ग्रुपिंग्स पूछता है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के हम चेयर हैं। अब इसके बारे में ना कुछ देखते हैं, आइए। अब यार इसके अंदर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को जानो आप थोड़ा सा, क्या कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। ये बनी थी मॉरिशस में 1997 के अंदर, और इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था। बिल्कुल ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कुछ फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? 23 इसके मेंबर्स हैं, और बाकी इसके क्या हैं? 12 डायलॉग कंट्रीज। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी कंट्रीज मेंबर है, कौन सी डायलॉग मेंबर्स। अब बिल्कुल याद नहीं रखते, 100% टिप्स पे रटे नहीं होनी चाहिए। कैसे याद रखेंगे? मैप के थ्रू, आगे मैप दिखाऊंगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये, जैसे मेजरली है क्या? ये डिफेंस कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, क्या काम करता है? रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ाए रखता है, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो चीज़ इसकी मेजर है कि भाई हमें ढंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और कोऑपरेशन में चलना है आपस के। अब देखते हैं इसके मेंबर्स, हम उसके थ्रू देखते हैं, मैप के थ्रू। तो देखो, जो भी कंट्रीज इंडियन ओशियन को टच कर रही हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर आती हैं, क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे। बट जो कंट्रीज नहीं है उन्हें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? कि जो कंट्रीज आती हैं, टच कर रही हैं इंडियन ओशियन को, वो तो है ही हैं। कौन सी नहीं है उनमें से, जो टच भी कर रही है बट मेंबर नहीं है, वो ज़रूर ध्यान रखनी है। जैसे कि ये हो गया आपका बांग्लादेश, और ये म्यांमार हो गया आपका। म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर थाईलैंड है आपका मेंबर, थाईलैंड के बाद मलेशिया भी है, सिंगापुर है, और थाईलैंड के राइट हैंड साइड वाली कंट्रीज भी मेंबर नहीं है। ये भी दिमाग में ध्यान रखना है कि थाईलैंड से राइट हैंड साइड वाली कंट्री मेंबर्स नहीं है। हालांकि वो इंडियन ओशन का पार्ट भी नहीं है, डिफरेंट ओशन में लग जाता है। तो वही जो इंडियन ओशन को टच कर रही ज़्यादातर तो हैं। ठीक है, सिंगापुर हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, पूरे इंडोनेशियन आइलैंड्स आर्किपिएलागो, और आपका ये इंडियन ओशन, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेरी नाइस। और फिर हम नीचे घूमते हुए आएंगे, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ये सारी कंट्रीज जो टच कर रही हैं इंडियन ओशन को, सारी ही पार्ट हैं। बस यहाँ पे कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, 1-2 आइलैंड कंट्रीज रह जाती हैं, उसका ज़्यादा पूछता भी नहीं तो उतना ध्यान नहीं रखना। बट मेजर हैं पार्ट। कोमोरोस है, सेशल्स है, सोमालिया है, ओमान है, ईरान है। ठीक है, ये सारी इंडियन ओशन का पार्ट है। ये क्या ध्यान रखना, ओमान से जो अंदर और ईरान के बीच में ये वाली कंट्रीज है, ये नहीं है। दुबई से ऊपर, मतलब यूएई से ऊपर, यूएई से ऊपर क्या, कुवैत, बहरीन, ये सारी कंट्रीज छोटी छोटी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन पार्ट है? यूएई पार्ट है, ईरान पार्ट है, बस। उसके अंदर की छोटी कंट्री नहीं। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। तो म्यांमार नहीं है, ये वाली कंट्रीज नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी आती है? यहाँ पे कतर,
कुवैत, बहरीन, ये 3 कंट्रीज आ जाती हैं, ये तीनों पार्ट नहीं। तो बस ये सेंस रखना है कि भाई इंडियन ओशन से जो टच कर रही है वो तो पार्ट है ही है, उनमें से भी जो टच कर रही है वो कौन पार्ट नहीं है वो ध्यान रखना है, वहां पे फंसाता है आपको हमेशा। यूपीएससी वगैरह में या तो सिंपल पूछेगा, डिफेंस एग्जाम में खासकर, या फिर फंसाएगा तो आपको एक्सेप्शंस में फंसाएगा। तो ये एक्सेप्शंस ही हैं, इंडियन ओशन में टच भी कर रहे हैं, पार्ट भी नहीं है। और कौन, हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान भी नहीं है इसका पार्ट। तो ये तो आप ध्यान रख सकते हो, पाकिस्तान से अपनी बनती नहीं है तो हमने उसको पार्ट होने नहीं दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, कैसे कंफ्यूज कर सकता है जो मेजर एशियन कंट्रीज है, क्योंकि एशियन कंट्रीज ही हमें लग रहा है पार्ट है ज्यादातर। तो मेजर एशियन कंट्रीज में से कुछ हैं जो पार्ट नहीं है बट वो डायलॉग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना पार्ट नहीं है, जापान नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि वो इंडियन ओशन का पार्ट भी नहीं है। चाइना कहीं ना कहीं लगता है इंडियन ओशन से इनडायरेक्टली, बट वो नहीं है। ये क्या है? ये दे आर डायलॉग नेशंस, मतलब वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आउटसाइड ऑफ एशिया डायलॉग नेशंस हैं, कौन कौन से हैं भाई? यूएसए भी इसका डायलॉग नेशन है, बट जितने भी आउटसाइड ऑफ एशिया हैं वो ओनली डायलॉग नेशन है, ध्यान रखना। यूएसए भी इसका डायलॉग नेशन है, इतना डीप नहीं पूछेगा डायलॉग नेशन, बट ऑप्शंस में फंसा देगा। डायलॉग नेशन को उठा के डाल देगा ये मेंबर है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये मेंबर नहीं है, और इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में, एसोसिएशन के बारे में मेंबर्स ध्यान रखने हैं, और चेयर वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। क्या है रिपोर्ट का नाम भाई? रिपोर्ट का नाम है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। इंडिया स्पेसिफिक ये फाइल निकाली है, बिकमिंग अ हाई नेशन इकोनॉमी इन अ जनरेशन। इसमें बताया गया है कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक जो हमारा टारगेट है। क्या टारगेट है इंडिया का? 2047 तक हमें क्या बनना है? डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन बनना है। और डेवलप्ड नेशन बनने का मतलब क्या है कि हमारी हाई इनकम होनी चाहिए, हाई इनकम इकोनॉमी। तो हमारा ये टारगेट है कि डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक, और डेवलप्ड नेशन बनने के लिए हाई इनकम तो होनी ही चाहिए। तो उसी में बताया कि कैसे इंडिया अपनी हाई इनकम बना सकता है। तो देखते हैं। पहली चीज़ तो हमें बताई है उसके अंदर कि भाई आपको ग्रो करना पड़ेगा कितना? 7.8% पर एनम से, पर ईयर, पर एनम आपको इतना ग्रो करना पड़ेगा ऑन एन एवरेज जीडीपी में। आपकी जीडीपी इतनी ग्रो करनी चाहिए हाई इनकम नेशन बनने के लिए। वेरी नाइस सर। ठीक है, तो ये टारगेट ध्यान रख लोगे, बहुत है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अभी हमारी इनकम कैटेगरी क्या है, हम कौन सी इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं? हमें लो मिडल इनकम, लो मिडल इनकम है हम अभी, और हम ट्रांजिशन में हैं हाई मिडल इनकम बनने के। हाई मिडल इनकम बनने वाले हैं हम, ऐसा कहा जाता है, तो अगले 3, 4, 5 साल के अंदर। ठीक है, और हम हम कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? क्या है? फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ है या फिफ्थ है? ये चीज़ मुझे एक बार देख के कमेंट में बताओ भाई, है ना, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। हम कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय जीडीपी, जीडीपी से, और पीपीपी अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी हम कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये भी मुझे बताओ। अब पीपीपी और जीडीपी क्या होता है? ये एक्चुअली मेजरिंग स्केल्स हैं, एक तरह से कह सकते हो डेवलपमेंट के, और पीपीपी कुछ और होता है, ये हम इकोनॉमी किसी क्लास में देखेंगे। बट देख के बताओ, सर्च तो आप सभी कर सकते हो ना, कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ठीक है, इस न्यूज़ के अराउंड आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो इनफ है। ठीक है सर, आगे बताइए, देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है भाई, एक कंपनी है, एक्चुअली री इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं आपकी, अलग अलग चीज़ की इंश्योरेंस देती हैं वो आपको, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है। आप उनको प्रीमियम भरते हो, वो आपको अश्योर करती है कोई डैमेज होगा तो हम आपका कवर करेंगे, कभी कोई हुआ डैमेज तो। बट इंश्योरेंस कंपनी को भी काफ़ी बार इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। कैसे कि अब वो सारा बर्डन इतने सारे लोगों का अपने सर पे ले रखा है, कल को 50% डूब गए तो वो कहाँ से देगी?
तो वो खुद भी इंश्योरेंस करवा लेती है अपना, है ना, कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें भी कोई कवर करे। तो ऐसे में इंडिया के पास एक ही री इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योरेंस दे। वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी, बट पहली बार एक प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिला है, उसका नाम है ये वैल्यूएटिक्स। इसको लाइसेंस मिल गया है, पहली कंपनी री इंश्योरेंस बनने वाली है, री इंश्योरेंस देने वाली है, ठीक है, प्राइवेट फर्स्ट री इंश्योरर। वेरी नाइस। तो इतना ध्यान रखना है, पूछ सकता है कौन सी कंपनी को मिला है, इसको मिला है फर्स्ट री इंश्योरर। क्या होता है री इंश्योरेंस बता दिया मैंने आपको। यार मेरा गला बहुत जल्दी सूख जाता है, प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। सर क्या रखा है आपने हमारे लिए? मैंने आपके लिए रखा है भाई सिप्री। सिप्री हमें पता है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, एक जो आपका क्या करता है, ईयर वाइज आपका एक ट्रेंड निकालता है आर्म्स का, कि फायर पावर रिपोर्ट निकालता है, आर्म्स रिपोर्ट निकालता है, ये सब निकालता है कि भाई कौन सी कंट्री क्या कर रही है, कितने आर्म्स ले रही है, कितने वेपन्स ले रही है, कितने वेपन्स दे रही है ना, और कितने यूज़ कर रही है, कितने घर पे बना रही है, ये सब चीज़ें तो इस बार भी निकाली है सिप्री ने मार्च 2025 में। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंट्रीज कौन सी कितने आर्म्स ले रही है, कितने दे रही है, तो ये ट्रेंड देखते हैं। तो हमें इस ट्रेंड में ये क्या पता होना चाहिए, 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई टॉप इंपोर्टर कौन है, टॉप इंपोर्टर्स। ठीक है सर, टॉप 5 आर्म इंपोर्टर है। देखो इंडिया को ओवरटेक कर दिया यूक्रेन ने। अब ये रिपोर्ट क्या है, 5 साल की बताता है एक तरह से, 20 से 24 तक की। तो इससे पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया नंबर 1 था, अब इंडिया को ओवरटेक कर दिया है यूक्रेन ने। क्यों? क्योंकि सबको पता है यूक्रेन में क्या चल रही है भाई, वॉर चल रही है यूक्रेन के अंदर, है ना, यूक्रेन में तो वॉर चल रही है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बेचारा यही करेगा, फंसा रखा है ऐसे यूएस वगैरह ने ना, पूरे यूरोप में फंसा रखा है। तो यूक्रेन के साथ तो वही हो रहा है कि किसी ग्रुप में कमज़ोर बंदे को आगे भेजे, जा तू लड़, हम देख लेंगे। अब वो पिट रहा है, उसे कोई देख ही नहीं रहा बेचारे को, ऊपर से उस पर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उसके सो कॉल फ्रेंड्स हैं, तो आर्म्स वगैरह तो कोई फ्री में नहीं देता ना भाई, सबके पैसे लिए जा रहे हैं, तो एक तरह से वो डेफिसिट में भी जा रहे हैं। तो इंडिया को छोड़ के अब यूक्रेन आ चुका है। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया ही है, अपना भारत, है ना, बाकी देखेंगे इसमें पॉजिटिव साइड भी है एक। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे कतर है, चौथे पे सऊदी और पाकिस्तान है, पाक, सऊदी और पाकिस्तान, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है इंपोर्टर। अब एक्सपोर्टर देखते हैं, टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर। अब आर्म एक्सपोर्टर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो ये देख लो भाई, यूएस है। देखो यूएस से एक वर्ल्ड सुपर पावर सिर्फ इसीलिए है, एक जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है आपका वेपनरी। मतलब 43%। आप सोच रहे हो कि कोई कंट्री आसपास भी नहीं है, देखो 9%, 5.9%, ये सब है, आसपास भी नहीं है, आधे मतलब 50% स्वाइप कर रखा, और इतना पैसा कमाती है आर्म से। और दूसरा इसका काम क्या है भाई, सेकंड जो उसका काम है वो टेक और इसका जो स्टार्टअप कल्चर है ना, जो कंपनीज ये बनाती है, कि वो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, तो ये चीज़ों से ये थोड़ा पैसा अच्छा खासा कमा लेती है यूएस से। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या है, यूएस है। दूसरे नंबर पे हमारी फ्रांस आ गई है इस बार। थोड़ा हाईलाइट क्या हुआ है कि ये चाइना लिखा है, रशिया है, ये रशिया। अब क्या हुआ है कि दूसरे नंबर पे फ्रांस आ गई है इस बार, रशिया थर्ड नंबर पे चलेगी। क्यों? देखो वेपनरी में 2 ही वो थे पहले, यूएस और रशिया, फिर चाइना आया, फ्रांस बढ़ा, ये 4 हैं आज की डेट में, जर्मनी भी है। तो अब रशिया को पीछे छोड़ दिया है फ्रांस ने, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से। अब यूएस क्या करता है, यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, तो काफ़ी कंट्रीज उससे आर्म्स नहीं ले रही, डर रही हैं आर्म्स लेने में, तो इसलिए फ्रांस सेकंड नंबर पे आ गया, और फ्रांस अच्छा भी कर रहा है। ठीक है सर, आज ही की न्यूज़ है कि हम लोगों ने अपना जो एमका बन रहा है, एमका, ठीक है, एडवांस मीडियर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसका हमने
इंजन है जो, वो फ्रांस की एक कंपनी के साथ कोलैब करके बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंजन टेक 100% अभी हमारे पास नहीं है, फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं औरों के साथ, 100% बनाने को नहीं दे रहे। तो कम से कम 70-80% इंडिजीनियस है ये, 70 से 80% हम लोग खुद से बना रहे हैं, 10-20% बाहर की हेल्प ले रहे हैं। तो कौन सी इंजन कंपनी है फ्रांस की जिससे हमने फाइनल कर लिया है, बताओ एक बार कमेंट करके, नाम बताओ पढ़ के। ठीक है, तो फ्रांस दूसरे नंबर पे, तीसरे पे रशिया, फोर्थ पे इज योर शायद चाइना है, फोर्थ फिफ्थ आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना, चाइना और जर्मनी, बस ये ध्यान रखना है कि टॉप क्या है, ये आपके टॉप है, टॉप 5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अब कुछ एडिशनल इन्फो भी इसके बारे में जान लो कि भाई रशिया तो पीछे रह गई है, और क्या हुआ है कि मैंने बताया था इससे पहले प्रीवियस पेज में कि इंडिया इसी में कुछ गुड न्यूज़ भी है कि हम सेकंड नंबर पे हैं, अच्छी बात तो नहीं है, इतना इंपोर्ट करते हैं, बट गुड न्यूज़ ये है कि पिछली बार से हमारा इंपोर्ट जो है वो 9.3% कम हुआ है, डिक्रीज। बहुत बड़ी बात है, अराउंड 10% हमने इंपोर्ट डिक्रीज कर दिया है पिछले 5 साल में। क्यों? क्योंकि हम इंडिजिनियस चीज़ें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बना रहे हैं, है ना, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं हम, खुद से चीज़ें बनाने लगे हैं। 10% डिक्रीज हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पिछली रिपोर्ट जो थी वो 2015 से 2019 तक की थी, और ये रिपोर्ट है 20 से 24 तक, वही 5 साल का फर्क है। ठीक है सर, आगे देखते हैं, आगे क्या लाए हो सर हमारे लिए। आगे लाया हूँ मैं आपके लिए मोदी जी, ताज़ा ताज़ा मोदी जी, जो आप लोगों को सबसे पसंद है ना, सच अ लीडर ही इज़। क्यों है? क्योंकि यार ये ना कनेक्ट करते हैं, यूथ से कनेक्ट करते हैं। अब सब देखो, मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल वो नहीं हूँ, बट एज अ पर्सनैलिटी मुझे सही लगते हैं। क्यों? चाहे सब में फ्लॉज होते हैं, खराबी सब में, बेकार सब में, बट एज अ लीडर ये कम्युनिकेट तो करते हैं। देखो भाई, एक्शन करते रहते हैं, सही करे गलत करे वो यू आर टू जज, आप जज करो, बट कम से कम एक्शन तो करते रहते हैं। तो ये इस बार भी कुछ एक्शन करा। क्या? एक होता है यार नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो ना हर शायद 5 साल में या हर 2 साल में मिलना चाहिए मीटिंग, ऐसा कुछ होनी चाहिए। बट पिछले 10 साल से मिला नहीं था, 10-11 साल से ये बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई थी। 2014 में लास्ट बार मिला था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा एक, उसके अकॉर्डिंग ये बोर्ड बना हुआ है। 2014 में मिला था लास्ट टाइम। तो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ से हो रही थी, वाइल्ड लाइफ को ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो इस बार इसकी मीटिंग हुई गुजरात के गिर नेशनल फॉरेस्ट में, गिर नेशनल पार्क में। और मोदी जी इसके जो हेड होते हैं इस बोर्ड के, वो पीएम होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी यहाँ पे गए कैमरा लेके अपना, और इसको चेयर करा मीटिंग को, भाई चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और देखते हैं इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें देखी हमने। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना चाहिए आपको। जहाँ पीएम इंक्लूड हो जाते हैं ना जिस चीज़ों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2014 में मीटिंग हुई थी ये, तो लगा लो अब 11 साल बाद। तो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी? जो किसी गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हो, ऐसे ही नहीं बस कैबिनेट ने कह दिया ये, नहीं, गवर्नमेंट में एक्ट पास हुआ है उससे। तो किसके अंडर ये बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, जो मैंने आपको बताया। ठीक है सर। एपेक्स बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली। चेयरमैन इसके पीएम होते हैं सर, बिल्कुल। इसके फंक्शंस क्या आते हैं? रिकमेंड करता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन सब के बनने को, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, रिकमेंड करता है, ऐसा नहीं कि पूरा बना देता है। 2-3 एजेंसीज के रोल होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं कि आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब बनाता कौन है? इसका फाइनल से किसके पास है? भाई स्टेट अथॉराइज करता है फाइनल, सब कुछ प्लान होने के बाद स्टेट अथॉराइज करता है। स्टेट के पास बहुत पावर है। स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज में मेजर कौन है? जैसे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ऐसी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, तो वो फाइनली बनाता है इसको। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसको? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और क्या करता है ये आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? ये कैरी आउट करता है इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट सर, ये इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनने वाला है, जैसे 4 धाम यात्रा है, वो उत्तराखंड के थ्रू होती हुई जा रही है और बहुत सारा आपका वाइल्ड लाइफ को हार्म करती हुई जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स का, कितना हार्म ये करेगी, इस हार्म को झेल भी सकता है क्या वाइल्ड लाइफ, और अगर थोड़ा बहुत हार्म है तो उसको हम
कैसे इसको कवर अप कर सकते हैं, ये सब होता है आपका इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये चीज़ कौन करता है? वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को सुपरियोराइज करता है, सुपीरियोरिटी। ठीक ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका यार। गिर नेशनल पार्क में हुआ है, गिर, ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात। अब ये किसके लिए फेमस है? फॉर व्हाट? ये मुझे कमेंट्स में बताओगे, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, फॉर व्हाट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और इस मीटिंग में क्या हुआ है? मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक और चीज हुई है, वो हुआ है आपका डॉल्फिन सर्वे। हमारी प्यारी डॉल्फिन दिखने में जो होती है ना, देखो डॉल्फिन दिखने में तो प्यारी होती है, बट एडवाइस ये करा जाता है कि इनसे थोड़ा दूर ही रहे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फ्रेंडली एनिमल है। डॉल्फिन सर्वे, एक डॉल्फिन सर्वे और हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट डॉल्फिन। हमारा एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लाए थे हम। इसके अकॉर्डिंग डॉल्फिन सर्वे करा है कि भाई देखते हैं कितनी डॉल्फिन है, क्या है। देखो डॉल्फिन सर्वे में निकल के आया है, पहली बात तो कंडक्ट किसने करा है, ये ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो 3 आपकी मेजर रिवर सिस्टम कवर करे गए हैं इसके अंदर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस। अब इंडस के अंदर एक ही ऐसी रिवर है जिसके अंदर डॉल्फिन पाई गई है, वो है ब्यास। तो इसलिए सिर्फ ब्यास कवर करी है, मतलब लिखा ऐसा हुआ है बट ऐसा है नहीं, सब में चेक करा है। तो इंडस बोल सकते हैं हम, इंडस रिवर सिस्टम। तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्रा में तो क्या पाई गई है आपको, आपकी सिर्फ और सिर्फ गंगीज डॉल्फिन। जो आपकी ये गंगीज डॉल्फिन है, ये आपकी पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर। और जो आपकी बियास रिवर के अंदर है वो है आपकी इंडस डॉल्फिन। वो आपकी सिर्फ ब्यास में पाई जाती है। ब्यास एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूट, मतलब इंडस रिवर सिस्टम की रिवर है। तो ध्यान रखना, 2 तरह की डॉल्फिन, गंगीज डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन। ठीक है सर, कौन कहाँ पाई जाती है। तो ये एक इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है डॉल्फिन को लेकर, इससे पहले नहीं हुआ। देखो 6300 गंगैटिक डॉल्फिन है ना, गंगीज डॉल्फिन, गंगैटिक डॉल्फिन, एक ही बात है, इतनी पाई गई हैं इन दोनों में। और सिर्फ 3 इंडस डॉल्फिन मिली हैं, 3 इंडस डॉल्फिन मिली है, वो भी ब्यास में बस। ठीक है सर। यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल और बिहार। पंजाब के अंदर सबसे कम है 3, वो तीनों जो इंडस वाली है ना, वो पंजाब में ही है, क्योंकि ब्यास आपकी पंजाब से निकलती है। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट में भी नंबर ध्यान रख लेना। रिवर, अब एक चीज ध्यान रखना, जो डॉल्फिन्स होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं। क्या होती है? ब्लाइंड। वो कैसे ट्रैवल करती हैं? दे यूज इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या होता है आपका? वो क्या करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती हैं, चल रही है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कंटिन्यूसली इजेक्ट करे जा रही हैं। और वो वेव्स क्या हो रही हैं, अगर वो वेव्स सीधी निकल जाती हैं तो उन्हें लगता है खाली रास्ता है। अगर कुछ रास्ते में आ रहा है पत्थर वगैरह, तो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस इनके पास आती है, उसे सेंस कर लेती हैं। उसी से ये भी पता लगा लेती है कितनी दूर है वो चीज़, कितनी पास है, कहाँ पे है। तो वेव से कम्युनिकेट करती है, ध्यान रखना। यार एक चीज़ और, डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन, गंगीज डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का, ये भी ध्यान रखा। और गंगीज डॉल्फिन क्या है आपका? स्टेट वाटर एंड स्टेट एक्वेटिक एनिमल है यूपी का। स्टेट एक्वेटिक एनिमल है किसका? यूपी का, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये दोनों चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है सर, मज़ा आ रहा है, आगे बताओ। देखो नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ कि एक नेशनल पार्क है हमारा। शेर भाई तो भाई प्यासा है भाई, पानी दो इसे। ठीक है, एक हमारा नेशनल पार्क है, कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। वो आपका कंट्री का 58th टाइगर रिजर्व अनाउंस करा गया है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क
ऑफ एमपी, 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब देखो यार, टाइगर रिजर्व के बारे में एक दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या, देखते हैं इसको आगे, कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे, एक तो लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसकी, शिवपुरी, चंबल रीजन में पड़ता है आपका, और अपर विंध्यन हिल्स में है ना आपका इंडिया है। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया यार इंडिया ड्रॉ करे ना, फिर भी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आपका ऐसे ये यहाँ पे ये उल्टा सीधा ड्रॉ हो रखा है ना, विंध्यन सतपुड़ा पड़ता है। तो जो विंध्यन है अपर वाली, यहाँ पे उस हिल्स का पार्ट बनाता है कहीं ना कहीं। लेक्स पता होनी चाहिए इसके अंदर कौन कौन सी है दोनों। बिल्कुल सर, देखो यार ऐसा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो सारी न्यूज़ नहीं बता रहा जो चलो ये आ सकती है नहीं आ सकती, मैं सिर्फ वही न्यूज़ बता रहा हूँ उसके आने के चांसेस हैं। और अगर मान लो आपके 17-18 करंट अफेयर्स आते हैं, उनमें से 70-80% तो यहाँ से आने ही आने हैं। तो मतलब जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये दिखना ही दिखना है आपको पेपर में, तो इसमें से कुछ एक्सेस नहीं है, ये तो करना ही करना है। वो नहीं है आपके 200 करंट अफेयर्स दे दिए उसमें सिलेक्टिव आप कर रहे हो, मैंने सिलेक्ट कर लिया आपके लिए, आपको बस पढ़ना है आंख बंद करके। मेजर लेक्स पता होनी चाहिए। टाइगर रिजर्व स्टेटस डिक्लेयर्ड एज 9th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का तो कौन सा 58th सॉरी, और एमपी का 9th है। एमपी में और भी टाइगर रिजर्व है। देखो एमपी बहुत ब्लेस्ड है, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टॉप सबसे अमंग द टॉप स्टेट्स हैविंग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनमें से एमपी आता है। तो इसमें टाइगर रिजर्व भी बहुत हैं यार, ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। ये तो वैसे भी आप पढ़ते हो तो ध्यान होने चाहिए। ततापनी, विरंगना, संजय दुर्बी, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, ये सारे पेंच भी अभी लेटेस्ट ही 1-2 साल पहले ही डिक्लेयर हुआ है आपका नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, केरला ने अरे यार एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, 1 मिनट रुको, यहीं पे बता देता हूँ कि यार जो वो नेशनल मैंने बताया था आपको पिछले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स कौन डिक्लेयर करता है। ऐसे ही जो है ना, वो स्टेट के हाथ में पावर होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से ज़्यादा पावर स्टेट के हाथ में डिक्लेयर करना इस एरिया को, करे ना करे। बट टाइगर रिजर्व कौन देखता है, स्पेशल बॉडी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भाई आपको पता होगा टाइगर्स एक टाइम था, एशिया में टाइगर्स होते हैं, इंडिया में काफ़ी टाइगर्स थे, बट एक टाइम था कम होने लगे थे। तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा, और कहाँ से स्टार्ट करा, कौन सी डेट को स्टार्ट करा, कमेंट में बताओ कौन से ईयर को स्टार्ट करा। और उस प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने के बाद कौन सी वाइल्ड नेशनल पार्क बना, तो बहुत फेमस है आपका उत्तराखंड में, वहीं से स्टार्टिंग हुई। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अथॉरिटी भी बनाई गई। तो इसीलिए टाइगर के मामले में गवर्नमेंट हाथ में नहीं देती स्टेट्स के, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ही मेन अप्रूवल होता है यहाँ पे। और ये आपके टाइगर रिजर्व्स को मेनली सुपरवाइज भी करता है, क्योंकि कम है टाइगर, सीरियस है गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत। इसको अब तो बहुत बढ़ गया टाइगर का काउंट यार, बहुत बढ़ गया, 6000 कुछ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6000 है 3000 है, याद नहीं मुझे, देखो एक बार वो भी बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे भी समझाओ कुछ, ठीक है। तो मेन अप्रूवल इसी का होता है, ये सुपरवाइज भी करता है। हाँ बट स्टेट का भी से होता है, बट मेन अप्रूवल इसका होता है। ऐसा नहीं कि अकेला ये कर ले, ये चीज़ ध्यान रखना। और मेनली ये किसके अंडर बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पावर लेती है अपनी, कोई भी लॉ, कोई भी अथॉरिटी किसी भी चीज़ से पावर लेती है, किसी लॉ से पावर लेनी पड़ेगी। विदाउट लॉ नथिंग कैन एग्जिस्ट, है ना, एज अथॉरिटी। आगे देखते हैं, कसम पट्टी सेक्रेड ग्रूव्स। अब केरला ने क्या करा, एक ना
सेक्रेड ग्रुप्स थे। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब ऐसे जंगल वगैरह। क्या होता है कि इंडिया के अंदर यार ये चीज़ फॉलो होती थी, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, कि सबसे पहले जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सब में देखा कि जो पूजा ज़्यादातर होती थी, हाँ कुछ भगवान थे, गॉडेस शक्ति थी, है ना, हमने देखा पशुपति महादेव, इन सब की पूजा हो रही थी। बट उससे पहले मेन पूजा उसी अराउंड के टाइम पेड़ पौधों की सबसे ज़्यादा होती थी। जोआनिज्म बोलते, क्या बोलते हैं उससे मेरे को ध्यान नहीं, बताओ मुझे एक बार। तो आज भी काफ़ी रीजन्स में पेड़ पौधों की, ग्रूव्स की, है ना, जंगलों की पूजा होती है। तो ऐसे ही केरला में भी एक जगह थी कसमपट्टी सेक्रेड ग्रूव्स। ग्रूव्स थे, ग्रूव्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, सेक्रेड है वहाँ के लोगों के लिए, है ना, पूजनीय है। तो उनको क्या करा है, एक तरह से आपका डिक्लेयर करा है। अरे कहाँ गई वो स्लाइड, वो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था वो, 2002 में, 2002 के अंदर केरला ने कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुव्स को एज अ बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर करा है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, है ना। जैसे कि यूनेस्को साइट डिक्लेयर करती है ना अपनी, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसी स्टेट्स भी डिक्लेयर कर सकती हैं कोई इंपॉर्टेंट साइट है स्टेट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, तो स्टेट भी एज अ स्पेशल बायोडाइवर्सिटी प्लेस को डिक्लेयर कर सकती है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो स्टेट ने इस बार किसको करा है, कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुव्स को, ठीक है सर। और भी किसी को करा था अभी लेटेस्ट, मतलब केरला में लेटेस्ट तो नहीं, एक और है आपकी बायोडाइवर्सिटी साइट आपकी केरला के अंदर, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेकंड साइट। ये हमारी सेकंड साइट है जो डिक्लेयर हुई है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट। पहली साइट जो केरला ने डिक्लेयर करी थी उसका क्या नाम था, अरितापट्टी, अरितापट्टी मदुरई के अंदर है वो, अरिटापट्टी मदुरई। हाँ, ये कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुव्स कौन सी मतलब कौन सी विलेज और डिस्ट्रिक्ट में है, ये बताओ मुझे एक बार, ठीक है ना। ये जो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है ना, ये भी ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर करा है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और पहला तो स्टेट का था अरिटापट्टी मदुरई के अंदर है, जो सेकंड ये बनाया गया है। और इंडिया के अंदर कितने हैं, पेज ले लेता हूँ, इन इंडिया आपके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कितनी है, कितनी हैं, ये है आपकी 49 टोटल, 49 है इसको इंक्लूड करके, अब 49 टोटल होगी, और केरला में 2 हैं। वेरी नाइस। और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, ये रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट हर साल इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती ही रहती है, कुछ साल 2 साल छोड़ के चलती रहती है। और ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है ही, स्पेशली एनसीआर के अंदर जो कैपिटल है, और इस रिपोर्ट के अंदर हमारी सिटीज़ चमक चमक के आती हैं। इस बार तो हद ही हो गई, 6 आउट ऑफ 9 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में हमारी हैं, तो हद ही है भाई ये तो 2024 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, पहले तो ये देखो सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन सी हैं, चैड, बांग्ला, पाक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इंडिया। ये चैड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ की है, तो अफ्रीका की है, ये हमारे भाई पड़ोसी ही हैं। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है ना, बहुत पॉल्यूटेड है। अब यार अगर इसके रीजंस मेरे से पूछोगे तो कुछ ही रीजंस है। एक तो पहली बात तो सारी ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें से इंडिया ही और बांग्लादेश ही कहीं ना कहीं डेवलपिंग है। पाकिस्तान भाई तो दूर दूर तक डेवलपिंग भी नहीं है, वो तो पुअर्टी के आसपास ही घूम रहा है। तो हमारे पास पहली बात तो मैनेजमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो डस्ट है, वेस्ट है, उसको कैसे, डस्ट मेनली उसको कैसे मैनेज करें। और दूसरी मेन बात है यार, जोग्राफिकल रीजंस भी हो रीजंस हैं। वो क्या है कि ना,
हमारा नॉर्थ में हिमालयाज हैं, है ना, और हम एक तरह से एयर जो है, खासकर मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के आसपास की, एक तो आपका स्टबल बर्निंग की हो भी गई, ऊपर से हमारे यहाँ पे एयर सबसाइड करती है, पहाड़ों से ऐसे नीचे आती है एयर, हवा नीचे आती है और थोड़ा ट्रैप हो जाती है। तो सर्दियों में आप देखते होगे हमारे यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन एक फिनोमिना है कि आपके डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो गए हैं, एक्सकेप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हैं, थोड़ी किस्मत भी खराब है, और मेन चीज़ तो यही है यार, सिटी पॉल्यूशन एंड ऑल, मैनेजमेंट नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, और पैसा है भी तो मैनेजमेंट नहीं है, अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, इतना डेवलपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अमीर नहीं है हम। ये सब कुछ चीज़ें। और देखते हैं क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दिल्ली इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, वेरी नाइस, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, सॉरी, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। ब्रिनिहत जो असम के अंदर है, वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड निकल गया है। ये मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर बोले मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है तो भी ये मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन कौन सी होती है, जिसके अंदर पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है और जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ठीक ठाक। इंडिया 6 आउट ऑफ 9 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इंडिया में से है। ओशियाना एक रीजन है हमारे वर्ल्ड का, एक ओशियाना रीजन है। एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वो अलाउ करेगा तो ये भाई साहब। नहीं हो रहा है यार, ये बाद में दिखाऊंगा कभी। मेट्रोपॉलिटन हो गया, तो ये ओशियाना एक रीजन है। कहाँ पे आपका न्यूजीलैंड वाला रीजन हो गया, न्यूजीलैंड के नीचे नीचे वाला और थोड़ा ऊपर वाला रीजन हो गया। ये मोस्ट मतलब क्लीनेस्ट रीजन निकल के आया है आपका इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये हम ध्यान रखेंगे, और इससे पिछले वाली स्लाइड ये भी। ठीक है सर, आगे बताइए। देखो, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारी। देखो, सबको पता है कि यार गुजरात है जो वो तरक्कियों का नया एपिटोम बन रहा है। बहुत चीज़ें गुजरात में आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट है ये, तो नई नई चीज़ें वहाँ भी होती रहती हैं। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो वहाँ की है, जो लोकल बॉडी है, वो पहली लोकल बॉडी बनी है टू हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या होता है कि जब आपका बजट रिलीज करा जाता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, इसके बारे में, रेलवेज के बारे में हो गया, कुछ के बारे में हो गया। तो क्लाइमेट चेंज पे एक अपना ही चैप्टर डालना पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी चीज़ें करने जा रही है सिटी। ये एक पूछ सकता है वन वर्ड में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है भाई ओखोजोखोल। अब मैं इसको स्पेल नहीं करना जानता क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, शायद ये आइसलैंड का ग्लेशियर है, तो वहीं की लैंग्वेज है, ठीक है ना। ओक्सजोकुल ग्लेशियर, ओक्सजोकुल, ठीक है। ओक्सजोकुल ग्लेशियर क्या है आपका, डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब यार जो ये ग्लेशियर था ना, इसके ऊपर बहुत टाइम से बात चल रही थी, ये ना दिखना बंद हो गया था, या फिर बहुत टाइम से था कि यार ये डेड हो चुका है, अब ग्लेशियर बचा ही नहीं है। बट इस बार ये ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, डेड डेड डेड। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, आइसलैंड में है। इसके बारे में कुछ है क्या, नहीं, ऐसा तो इसके बारे में कुछ है नहीं हमारे पास। बस इतना पता होना चाहिए आइसलैंड के अंदर है और ये डेड डिक्लेयर हो गया है, आइसलैंड का ग्लेशियर है। अच्छा, एक बात और मेरे को बतानी थी, ये आपकी IQ एयर के बारे में, कि एक तो से रिलीज कौन करता है, IQ आपकी एक स्विस इंस्टीट्यूशन है जो इसको डिक्लेयर करता है हर साल। और ये ना यार क्या यूज़ करता है, किस बेसिस पे करता है, बेसिस क्या है इसका, किस बेसिस पे बताता है कि यार इतनी पॉल्यूटेड है। ये मेजर करता है पार्टिकल मैटर 2.5, PM 2.5। अब न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते ही रहते होगे अक्सर। एक्चुअली ये क्या है, एयर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, PM 2.5, PM 10, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ तक कि आपका वाटर वेपर्स को भी हम पॉल्यूटेंट ही मानते हैं, क्योंकि ये हार्म करता है वाटर वेपर्स काफ़ी हद तक। तो PM 2.5 उनमें से सबसे ज़्यादा हार्मिंग है, इसलिए उसको लिया जाता है पहली बात।
और PM 2.5 कितना होना चाहिए हवा में, तो हम बोलेंगे कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है, वो ये लेता है WHO की गाइडलाइंस, WHO की ऑफिशियल गाइडलाइंस। और WHO क्या कहता है कि भाई अगर PM 2.5 आपका डेली बेसिस पे, डेली और एनुअल बेसिस पे अलग अलग है, डेली बेसिस पे PM 2.5 आपका क्या है 15 UG/बाय मीटर क्यूब, यू नहीं है, सॉरी UG नहीं है, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, पार्टिकल्स की यूनिट है। और एनुअल बेसिस पे अगर कितना होता है 5 मीटर क्यूब। अगर इससे एक्सीड करता है पार्टिकल मैटर 2.5 तो मतलब चीज़ें पॉल्यूटेड है, और जितना एक्सीड करेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड बनती जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत, कि PM 2.5 और ये रेटिंग्स ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि याद हो रही है ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। आगे देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया हमारा भाई डेड। अब देखो ब्लू टैग रिस्टोर। यार ब्लू टैग क्या होता है? ब्लू टैग ना आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका टैग देती है कुछ चीज़ों को, ओशन रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कि बीचेस हो गया, जैसे कि आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, अरे वो ओशन के पास होता है ना, मरीन्स, मरीन्स हो गई, बोट हो गई, मरीन्स, बोट, इन सबको टैग देता है कि ये साफ सुथरे हैं, सस्टेनेबल हैं, हार्म तो नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को। तो ऐसे ही बीचेस को सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसका टैग। तो इंडिया के अंदर भी इसके काफ़ी टैग्स हैं, टोटल हमारे पास 13 टैग्स हैं। टोटल इंडिया के अंदर अभी 13 ब्लू फ्लैग टैग है कि भाई 13 ऐसी बीचेस हैं साफ सुथरी, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही, कूड़ा कबाड़ा नहीं है। उनमें से एक ये भी थी, ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम में, है ना, आंध्र प्रदेश की बीच है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर बीच थी, इससे टैग छीन लिया गया था, गंदगी बढ़ाने लगे थे, ब्लू टैग मिल गया भाई, अब तो कोई इंजॉय करो। बट वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि भाई इनके बस की नहीं है बेचारों के, इनसे ले लो टैग। बट अब दोबारा दे दिया, सुधर गए भाई, हम सुधर गए, साफ सुथरा कर दिया। अब भाई ये लौंडे वहाँ आते नहीं हैं, कुछ फेंकते वैकते नहीं हैं, ब्लू टैग मिल लेने हैं, तो उसको दोबारा दे दिया है ब्लू टैग। अब ब्लू टैग के बारे में कुछ चीज़ें नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो इंडिया पे टोटल 13 बीचेस पे ब्लू टैग है, 13 बीचेस, ठीक है ना, ब्लू टैग। और इंडिया के पास किसका है? नो मरीन, कोई मरीन का ब्लू टैग नहीं है, ना ही मरीन का ब्लू टैग है, ना ही बोट्स का ब्लू टैग है। सस्टेनेबल बोट्स वगैरह होती है। मरीन्स क्या है? मरीन यार एक्चुअली जहाँ पे आपका बोट्स आके डॉक होती हैं, बोट्स वगैरह अगर होती है, बोट्स खड़ी होती हैं, बोट यार्ड लगा लो एक, है ना, शिप यार्ड वगैरह होता है उसी टाइप का, बोट्स आके वहाँ खड़ी होती है। ये सब इंडिया पे इनका कोई ब्लू टैग नहीं है, सिर्फ बीचेस का ब्लू टैग है, ठीक है सर। बोटिस कैसी होती हैं? टूरिज्म बोट्स होती हैं, टूरिज्म बोट्स होती हैं, सस्टेनेबल बोट्स होती हैं, ऐसी बोट जिसमें काम तो हो रहा है बट वो हार्म नहीं कर रही इन्वायरमेंट को, ये सब, ठीक है सर। हाँ, एक कौन सी कंपनी देती है ब्लू टैग? आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? एक डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट, इसका नाम है FEE। क्या है? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, हाँ फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट ही है, हाँ ये इन्वायरमेंट एजुकेशन, हाँ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन देती है आपकी, डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है। डेनमार्क को क्या बुलाया जाता है? हवा वगैरह के रिलेशन में है ना, बहुत वहाँ हवा वगैरह चलती है, कुछ उस रिलेशन में बुलाया जाता है। और डेनमार्क कितनी % अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसी एक मेजर सोर्स से प्रोड्यूस करता है? ऐसा कुछ है क्या? एक बार चेक करो और मुझे बताओ भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है हमारे सामने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल रिलीज होती है
और ये हमारा एक जो चीज़ थी ना वर्ल्ड हैप्पीनेस, भूटान से स्टार्ट हुई है। कहाँ से? भूटान से। छोटी सी कंट्री है, उसने दिया, बताओ इतनी बड़ी जो हमारी रिपोर्ट है वहाँ से आई है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल आती है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर क्या है ये हम देखते हैं। मेन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है ऑब्वियसली कि भाई कितनी कंट्रीज रैंक, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन फर्स्ट आया है। इंडिया की लास्ट रैंकिंग थी 126, तो उसने 8 से इम्प्रूव करा है, 8 रैंक्स इम्प्रूव कर ली, थोड़े और हैप्पी हो गए हमारे यहाँ के लोग। तो बेसिकली किस चीज़ से मेजर करते हैं हम हैप्पीनेस? हैप्पीनेस बोल तो रहे हो, ये सबसे टॉप, फिनलैंड सबसे टॉप है, इंडिया 118 है। क्यों? आपकी 6 चीज़ें होती हैं। एजुकेशन है ना, आपका फ्रीडम, करप्शन, आपका और क्या होता है, अरे उसको जेनरोसिटी होती है ना, और आपका पर कैपिटा जीडीपी होती है। तो ये सारी चीज़ें मेनली होती है। फ्रीडम, सोशल सपोर्ट होता है, पड़ोसी कितना सपोर्ट कर रही है, चे करते रहते हैं पूरे दिन, है ना। और आपका जीडीपी पर कैपिटा, जेनरोसिटी, करप्शन, और हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितना हेल्थी रहोगे, क्या एक्सपेक्टेंसी है। तो ये 6 चीज़ होती हैं आपकी, ये ध्यान रखना भाई 100%। तो रैंक वगैरह देख लिया हमने। हाँ, इसको रिलीज कौन करता है ये मुझे एक बार बता दो, ये मैंने इसलिए नहीं रखा था। आई नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, इन्वॉल्व रहने चाहिए आप। कौन रिलीज करता है मुझे बताओ, एक इंस्टीट्यूशन है या फिर मैनी है, ये भी बताओ। ठीक है सर। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, और है भी एक अफ्रीकन कंट्री की, जो कि है जिम्बाब्वे, है ना। इसका मैं एक और पेज ले लेता हूँ। तो क्या नाम है इनका? कीर्ति नाम है इनका, किर्स्टी, है ना, क्रिस्टी कोवेंट्री नाम है इनका, मैम का। और ये फर्स्ट फीमेल बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, वो आई से स्टार्ट होता है ना। तो ये क्या है, एक स्विमर है जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वियन स्विमर। ठीक है सर, ये पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। इसके हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, लुजियाना, मेरे को स्पेल लुजियाने, स्विट्जरलैंड लग्जरी चीज़ों के लिए फेमस है ना। आप लेते हो स्विट्जरलैंड से कुछ चीज़ें? अगर लेते हो तो भाई मेरे चैनल पे क्या कर रहे हो, फिर तो आप बहुत बड़े आदमी हो, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार। चॉकलेट वगैरह बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ की है हमारा, ये जो हमारी मैम बनी है अभी, कोई भी चीज़ फीमेल से रिलेटेड फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट हो जाती है। फीमेल प्रेसिडेंट किसी कंट्री का बनाओ फर्स्ट टाइम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। एक और है हमारी मैम, वो इसी में है, इसी वीडियो में देखेंगे आगे। वो बनी है फर्स्ट प्रेसिडेंट किसी कंट्री की, अफ्रीकन कंट्री है वो भी। अब यार ये हमारा केस था, ये सबको ही पता होगा, किसको नहीं पता? जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं उन्हें भी पता है, सबको पता है कि भाई हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, उनमें से एक हमारी इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स जी, वो फंस गए थे कहाँ पे, हमारे स्पेस के अंदर। अब कैसे फंस गए थे यार, इनको जाना था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने थे और आने थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। हुआ क्या, जिस एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, वो एयरक्राफ्ट किसका था? बोइंग का था, स्टार लाइनर। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, रास्ते में आ गई थी, बट टच वुड कुछ हुआ नहीं, वहाँ तक तो पहुँच गए, बट वापसी आना बड़ा रिस्की था। तो इन्होंने, इनकी स्टे अराउंड 9 मंथ के आसपास हो गई, जबकि उनकी स्केड्यूल स्टे शायद आधे से भी आधी थी, 3 महीने के, 3 या 5 महीने के आसपास थी। तो डबल ट्रिपल के आसपास हो गई आपकी इनकी स्टे। तो इसीलिए इनके लिए अलग से एयरक्राफ्ट भेजा गया डिज़ाइन वगैरह करके, और फिर वापस आया। ऐसा तो नहीं ना रेडी बैठे हैं सारे एयरक्राफ्ट वगैरह के, चलो एक ख़राब हो गया दूसरा, इतना हम नहीं, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। तो ये बेचारे नहीं, ये भाई हमारी मैम, हमारे सर,
वापस आ गए। ये दोनों यूएस ओरिजिन के हैं। अच्छा, मैम का नाम तो बता दिया, सर का नाम क्या है? सर का नाम मुझे भी नहीं पता भाई, एक बार मुझे कमेंट में बताओ। मैंने लिखा हुआ है, वैसे नहीं लिखा हुआ मैंने, सीरियसली कहाँ यार, लिखा तो हुआ था। चलो मुझे बताओ एक बार सर का नाम मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, बताओ यार आप सर का नाम, मैंने जान नहीं लिखा तो कमेंट में बताओ। इनके बारे में एक और चीज़ मैं बताऊंगा, हुआ क्या था कि आपका बोइंग बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। बोइंग के एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं और ये सब स्पेस में भी दिक्कत करने लगा। बोइंग का स्टार लाइनर में प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम थी ये भी वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट हीलियम लीक हो गया था उसके गैस चेम्बर में से, और थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी। थ्रस्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे, है ना, जो थ्रस्ट देते हैं इंजन थ्रस्टर्स। तो उसके बाद उनको वापस कौन लाया है? ये आए हैं भाई इकलौती स्पेस एजेंसी जो हर जगह छाई हुई है आजकल, वो है आपका स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में। एलॉन मस्क सर नाम बड़े मस्त मस्त देते हैं, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल, उनके बेटे का नाम पता है क्या? एलॉन मस्क के क्या है? एक्स नाम है, हाँ उसी के नाम पे हो रखा है। एक्स है क्या? एक्स ही है ना शायद, ठीक है। तो कितने टाइम रुके? स्टेड ओवर अराउंड 9 मंथ्स वो रुके। कुछ नहीं भाई, वहाँ पे तो आराम से रुके हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, बट साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि यार इतने टाइम में माइंड सेट करके गए थे बट लंबा हो गया, पर कोई नहीं। साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थोड़ी बता दिया था 9 मंथ्स में आओगे, तब तो ये था कि भाई इनडेफिनेटली इसको पोस्टपोन कर दिया गया है रिटर्न को, तो पता नहीं कब आएंगे वापस। डर ये भी लगता है आए ना आए, है ना। बट एक स्ट्रांग कंट्री है यूएस, अपने बंदों को ले ही आती है। इंडिया भी स्ट्रांग है, हर जगह से लाती है। अभी हम एक मिशन देखेंगे इसी में कि कौन सा मिशन हमने करा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं सर। हाँ, ये एक फैक्ट ध्यान रख सकते हो आप कि लॉन्गेस्ट स्टे किसका रहा है आज तक आपके स्पेस में। एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, रशियन कॉस्मोनॉट। देखो, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट सिर्फ वर्ड डिफरेंस है, कोई अलग नहीं। एस्ट्रोनॉट्स यूएस ने अपना टर्म बनाया था, कॉस्मोनॉट रशिया ने अपना टर्म बनाया था, और रशियन एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। रशियन कॉस्मोनॉट है एक वैलेरी पोलियाकोव। इनका लॉन्गेस्ट स्टे था कितना? 438 डेज का। ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक कितना पूछता नहीं आपके CDS NDA वगैरह में। FCAT में स्टैटिक पूछता है, बट फिर भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है सर। ये कौन है सर? हमारा एक मैथ्स का नोबेल प्राइज होता है। नोबेल प्राइज जितना ही इंपॉर्टेंट, मैथ्स के लिए एक प्राइज होता है, एबल प्राइज। आप एबल हो कि नहीं, एबल हो कि नहीं, डिसेबल तो नहीं हो। मैथ्स में मैंने ऐसा ध्यान रखा था स्टार्टिंग में अपने प्रिपरेशन के टाइम। एबल प्राइज उसे कहते हैं, मैथ्स का नोबल मैथ्स में दिया जाता है जो बहुत अच्छा करता है। किसको मिला है? जापानीज एक प्रोफेसर है, साइंटिस्ट मसाकी काशीवारा, उनको मिला है आपका एबेल प्राइज लॉरिएट 2025। ध्यान रखेंगे? हाँ जी सर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब बात आती है आपका यूनेस्को साइट्स की। यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट जारी करी है, रिलीज़ करी है इंडिया के लिए, और उसमें कुछ इंडियन साइट्स को डाला है। तो उनके बारे में देखते हैं। 6 इंडियन साइट्स है आई थिंक, ठीक है। और वो इंडियन साइट्स देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी। यूनेस्को इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहली है कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अंदर आपका ये लाया करता है, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है ये एक रिवर के साइड में बना पड़ा है, बिल्कुल ऑन दी बैंक्स ऑफ अ सर्टेन रिवर। तो कौन सी रिवर है? बैंक ऑफ रिवर है आपका कोलाबा बॉम्बे के अंदर है ना एक डिस्ट्रिक्ट, कोलाबा एरिया। तो कोलाबा रिवर के बेसिस पे ये बेसिन पे, बैंक्स ऑफ, सॉरी बेसिन पे तो नहीं, बेसिन बहुत क्लोज टर्म हो जाता है। बैंक्स ऑफ दैट रिवर
बना हुआ है। और कोलाबा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी? आपकी गोदावरी की। ये भी ध्यान रखना भाई। ये तो ठीक है, दिख रहा है वैसे रेड से इतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हाँ आराम से दिख रहा है। और क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये ना एक और रिवर इसके आसपास से फ्लो होती है, इसके कह सकते हो अंदर से भी जाती है थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रीम्स। तो कौन सी रिवर है वो? कांगेर रिवर, इसके अलोंग बहती है कांगेर रिवर। कांगेर रिवर भी ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है सर। कांगेर रिवर, ठीक है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल भी है। उस वाटरफॉल का नाम क्या है? तिरंतगढ़ ऐसे कुछ है। अब स्पेलिंग आप देख लेना, तीरथगढ़ वाटरफॉल। यहाँ पे एक वाटरफॉल आया करता है, इसको भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है सर। तो ये था कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में कुछ चीज़ें, इनको 100% ध्यान रखना है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी, ठीक है हमारे प्यारे? यस सर ठीक है भाई। अब देखते हैं एक और चीज़ जो आपकी तेलंगाना में नेक्स्ट लिस्ट में क्या ऐड हुआ है। मुडुमल मेहनरीज, ये कुछ रॉक स्ट्रक्चर हैं आपके बहुत पुराने, देख सकते हो आप, बहुत ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर है मुडुमल मेहनरीज तेलंगाना के अंदर, ध्यान रखना इनका, इतना बहुत है। गुप्ता टेम्पल्स बहुत वाइड हैं, पूरे लगा लो इंडिया, मिड इंडिया से साउथ इंडिया में पूरा फैले हुए हैं। तो अब एक टेम्पल तो आप याद रख नहीं सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है, इतना डीप पूछतेगा मेरी। गुप्ता टेम्पल ऐड हुए हैं, ठीक है। अशोका एडिक्ट्स, अब अशोका एडिक्ट्स क्या होते थे कि यार उनकी कुछ भी कमांड्स या फिर कुछ आपका ऑपरेशनल कमांड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स जो भी उस टाइम पे अशोका एज ए एम्परर देते थे, या फिर रीजनल आपके रिलीजियस टेक्स्ट भी होते थे, है ना। अशोका ने कौन से रिलीजन को सपोर्ट करा था, है ना, कौन से रिलीजन को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ये बताओ मुझे एक बार कमेंट में। ये तो भाई वेल नोन फैक्ट है, रिलीजन कौन सा वो सपोर्ट करते थे, पेट्रनेज कौन से रिलीजन को उनकी तरफ से मिली हुई थी, ये बताओ मुझे, है ना। तो जो भी उनकी इंस्क्रिप्शन है वो एडिक्ट्स अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने बनवा दिए। अब मैं बताऊंगा स्तूपास पे बना दिए तो आप वो रिलीजन समझ जाएंगे, स्तूपास पे बनवा दिए, एडिक्ट्स लिखवा दिए अपने, है ना। और उन्होंने जो आपका अशोक स्तंभ जैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा नेशनल सिंबल है, एम्बलम जहाँ से हमने लिया है अपना, वो भी अशोका के एक हमने स्ट्रक्चर से ही लिया है, उसका भी नाम बताओ क्या बोलते हैं उसको, है ना, नेशनल एम्बलम, वो भी हमने इन्हीं के यहाँ से लिया है। वो कहाँ से लिया है ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एफर्ट्स डालो थोड़ा सा। नेशनल एम्बलम हमने अशोका के कौन से स्ट्रक्चर से लिया है, उस स्ट्रक्चर पे भी अपने, तो अलग अलग चीज़ों पे अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स हैं या फिर कुछ और लिखवाना चाहते हैं वो सब एडिक्ट्स लिखवा रखे थे, उन्हीं को अशोका एडिक्ट्स बोलते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं वो। अशोका पिलर होते थे आपके, अगर मान लो एक अशोका पिलर बनवा रखा है और वहाँ पे कमांड्स लिखवा दी कि भाई लोगों को ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो आते जाते लोग देख लेते थे, ये सब चीज़ें थी। ये भी ऐड हुआ है आपका। 64 योगिनी टेम्पल्स होते हैं ये, है ना, इसके अंदर छोटे छोटे 64 टेम्पल है। 64 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 64 को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, मतलब इंग्लिश में क्या है 64? 64 योगिनी टेम्पल भी आपका ऐड कर दिया है। देखो ऐसा दिखता है, ये किससे सिमिलर है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐड करा है ये अभी अभी टेंटेटिव साइट्स में। किससे सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है इसका बताओ? हमारे पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर की इंस्पिरेशन इससे ली गई है, जिस स्ट्रक्चर में ये है। नया पार्लियामेंट ऐसे ही तो बन रखा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई आपका, सीएससी का 2024 का, कि 64 योगिनी कौन से टेम्पल से आपकी इंस्पिरेशन ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेल्स इन एमपी एंड यूपी। बुंदेल्स थे आपके, बुंदेला किंग्स वो एमपी यूपी के अंदर उनके जितने भी पैलेसेस और फोर्ट्रेसेस हैं
उनको भी आपका लिस्ट में ऐड कर दिया गया। बुंदेलाज, हेल द बुंदेला किंग। गीत गवई, गीत गवई। अब पीएम हमारे रिसेंटली कहाँ गए थे? मॉरिशस गए थे, है ना। मार्च में पीएम हमारे जाते रहते हैं अपने रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए हर जगह। तो मॉरिशस गए थे वो सर हमारे, और वहाँ पे उनको जो इंडियन डायोस्फोरा है, वो बिहार के डायोस्फोरा ने उनको एक परफॉर्मेंस दी थी गीत गवई, जो कि बिहार में एक प्री सेरेमनी पोस्ट मैरिज परफॉर्मेंस है, शायद सेरेमनी है पोस्ट मैरिज। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, गीत गवई के बारे में क्या हमें पता है। ठीक है, तो क्या है गीत गवई? आपका एक पोस्ट मैरिज, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, बिहार का है प्री मैरिज या वेडिंग लिख लो। प्री वेडिंग आपके क्या होते हैं, औरत और आदमी बैठते हैं, गीत गाते हैं एक तरह से। यार ये हर जगह है वैसे तो, हरियाणा पंजाब वगैरह में, हमारे यहाँ भी होता है, गीत गाते हैं वो शादी वादी कोई भी ओकेजन में, ऐसा ही कुछ है। ये जो बारिश आ रही है क्या बाहर? हाँ यार रात हो रही है। हाँ, तो ये जो चीज है ये आपका यूनेस्को इंटेंजिबल साइट के अंदर, इंटेंजिबल कल्चरल साइट के अंदर मेंशन्ड है। ये देखो कुछ चीज होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ये क्या है जो इंटेंजिबल है, हेरिटेज। ठीक है, इंटेंजिबल एज इन इनको छुआ नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, मॉन्यूमेंट बने हुए हैं या फिर ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, बट ये कुछ ऐसे, जैसे ये गीत गवई हो गया, ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं, है ना। तो ये इनकी एक लिस्ट है, उसमें ये इन्वॉल्व है। इस लिस्ट में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है आपकी, आपका योगा इन्वॉल्व है ना, और आपका दुर्गा पूजा इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें कि जिनको टच नहीं करा जा सकता, परफॉर्मेंसेज है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मेरा ये तो बंद नहीं हो गया? ठीक है, बहुत तेज़ वो आ रही है यार बारिश, पूरा ऐसे लग रहा है घर गिर जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ढोलक बजाते हैं, बहुत बढ़िया। आदमी भी इन्वॉल्व होते हैं, मेन ऑल्सो पार्टिसिपेट। ज़्यादातर गीत वगैरह में तो औरतें ही होते हैं, बट बिहार हमारा थोड़ा आगे चलता है ना सबसे, तो वुमेन एम्पावरमेंट के भाई आदमी भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यार एक बात मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में, कि इंटेंजिबल, मैं पीछे जाता हूँ, है ना। यूनेस्को के बारे में एक दो बात देख लेते हैं कि जो यूनेस्को इंटेंजिबल, पहली बात तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, बताओ मुझे कमेंट में यार। ओ सर सब चीज़ कमेंट में बतानी है, ले भाई ये पेरिस के अंदर है। इसको यूनेस्को हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनेस्को हाउस। अब जो ये लिस्ट बनाते हैं, ये टेंटेटिव लिस्ट ये बनाते हैं, जो किस बेसिस पे बनती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? या तो वो कल्चर साइट हो, अरे यार ये कर्सर कहाँ गया, हाँ, या तो कल्चरल साइट हो, या फिर वो क्या हो, नेचुरल हेरिटेज हो, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह जो उसमें था, नेचुरल हेरिटेज हो, या फिर मिक्स हो, दोनों हो, कल्चरल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और नेचुरली भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है सर। और दूसरी बात क्या, हमारे पास टोटल कितनी साइट्स हो चुकी हैं अभी? टोटल टेंटेटिव साइट्स, टोटल टेंटेटिव कितनी साइट्स हो चुकी हैं हमारी? 62। वर्ल्ड हेरिटेज, देखो ये तो टेंटेटिव है कि भाई क्या पता आगे बन सकती है, बट ओरिजिनल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया के अंदर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? ये हैं आपकी 43। तो ये चीज़ें कुछ आप अपनी याद रख सकते हो। अब लेटेस्ट आपकी कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई थी इंडिया में? लेटेस्ट है आपकी चिराई मैदान, MOIDAN। ये आपकी एक आपकी अहोम साइट है, अहोम ब्यूरियल साइट। वैसे याद नहीं रखनी, बट हाँ पता होना चाहिए लेटेस्ट ये थी, ऐसा इतना पता, इसके बारे में बहुत पिछले साल हुई थी यार। ठीक है, वैसे तो यूपीएससी पीछे तक के भी पूछता है, बट इस केस में मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका गीत गवई हो गया। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भाई,
इसके बारे में मैंने लिखा है या नहीं? ज्ञानपीठ अवार्ड, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला सर को, ठीक है, इन सर को मिला है। बहुत रिस्पेक्टेबल हैं अपनी फील्ड के अंदर ये। अब कुछ देख लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। ये जो अवार्ड है ना, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। ये अवार्ड किस किस लैंग्वेज में दिया जाता है? लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो पोइट्री वगैरह, तो कौन सी लैंग्वेजेस को, जो भी लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल के अंदर है ना, 8th शेड्यूल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है टोटल, जल्दी बताओ? 22 लैंग्वेज है भाई उसके अंदर। उनमें से कोई भी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो उसके लिए एलिजिबल हो इस अवार्ड के लिए, प्लस इंग्लिश। इंग्लिश हमारी शायद अभी 2014 या 15, मुझे याद नहीं, इसमें इंक्लूड कर दी गई थी, क्योंकि यार इंग्लिश पूरे इंडिया की ही मेजर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। नॉर्थ को साउथ से कम्युनिकेट करना और ये सब पूरे टाइम तो इंग्लिश ही चलती है, तो हमने इसके साथ जस्टिस करा कि इंग्लिश वालों को भी दे दिया जाए, ठीक है सर। अब किस किस को मिलता है ये? पोइट्स को तो मिलता ही मिलता है, राइटर्स को भी मिलता है, राइटर्स को भी मिल जाता है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी ही चाहिए आपको। हालांकि ये पूछे जाने के चांसेस कम है, स्टैटिक कम पूछता है, बट पता होंगी तो ना याद करने में इंटरेस्ट बनता है। अगर आपको किसी चीज़ का बैकग्राउंड पता है बेसिक, तो याद करने में इंटरेस्ट बनता है। और बाय चांस अगर पूछ भी लिया, यार कल को डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, एफकैट भी दोगे, तो उसके बारे में भी पता थोड़ा हो गया तो वहाँ भी यूज़ हो सकता है। हालांकि मैं स्पेसिफिक एनडीए सीडीएस के लिए ही बना रहा हूँ, एफकैट वगैरह के लिए नहीं, बट जो भी बता रहा हूँ चुपचाप याद कर लो, है ना। ज़्यादा मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ट्रस्ट होना चाहिए यार। अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, ट्रस्ट नहीं है तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है सर। ओके, अब यार आरबीआई ने ना आपका एक रेमिटेंस सर्वे निकाला है। रेमिटेंस क्या होता है? बाहर लोग जाते हैं, वहाँ से कमाते हैं, कैसे कैसे बेचारे तो नहीं, जो भी बाहर जा रहा है कमाने के बाद इंडिया वापस पैसे भेज रहा है, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। जब आप अपनी नेटिव कंट्री में पैसे वापस भेजते हो बाहर से कमा के। तो टॉप 5 रेमिटेंसेज हमें कहाँ कहाँ से आते हैं? देखो, पहले एक टाइम था, 1-2 साल पहले हमें दुबई से सबसे ज़्यादा आते थे, क्योंकि लेबर्स ज़्यादातर दुबई जाना आसान है, यूएस यूके लेबर जाना मुश्किल है। तो अब बट क्या हो गया है, इस साल या पिछले साल से यूएसए ने ओवरटेक कर लिया है ना। यूएसए ने ओवरटेक कर लिया है आपको दुबई वगैरह को, और सेकंड नंबर पे आपकी यूएई है, थर्ड नंबर पे ये एंड ये सिंगापुर। ये ध्यान रखना है। तो रेमिटेंस की रिपोर्ट किसने निकाली है? आरबीआई ने। कौन टॉप 5 है? ये हैं आपका, और कौन से टाइम के? 2024 से 25 के, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और ध्यान रखना, रेमिटेंस रिसीव कौन सी स्टेट को सबसे ज़्यादा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पहली स्टेट को रिसीव सबसे ज़्यादा हुआ है, टॉप पे आपकी आती है महाराष्ट्र, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे आता है आपका केरला ना। केरला तो आपका बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट है यार, मतलब आई वुड से बहुत टर्म्स में, सिर्फ पैसों के टर्म्स में नहीं, वैसे ही बहुत प्रॉस्पेरस है एक तरह से। मतलब जो हमारा इंटेलेक्चुआ बोलते हैं ना, स्कॉलर्स ज़्यादातर निकलते हैं कंट्री से, जो भी ज़्यादा सीईओ वगैरह साउथ से ही ज़्यादा हैं, केरला से खासकर बहुत। तो वी आर ब्लेस्ड दैट केरला इज़ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हरियाणा से भी ब्लेस्ड है भाई, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ कुछ, ये बताता हूँ आपको मैं नेक्स्ट। कबड्डी लीग, कबड्डी वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार, बहुत तेज बारिश आ रही है, गेट वेट हिलने लग रही है, क्या बात है। कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया एशिया से बाहर हुआ है, वो है आपका इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड ने इनिशिएटिव लिया आपका, और पैडी पावर या आपका कोई स्पॉन्सर वगैरह। कबड्डी वर्ल्ड कप 25 कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अब उसके रिजल्ट आप सबको पता है, कबड्डी में तो भाई इंडिया ही जीती है, इंडिया विनर दोनों में, मेन प्लस वुमेन, मेन और वुमेन दोनों में इंडिया ही जीती है।
कबड्डी में इतने कोई गेम अभी कंट्रीज इंटरेस्टेड भी नहीं है, और हम लोग यार बहुत आगे भी है। हमारा ही गेम है, जैसे कि यूएस से बास्केटबॉल में, ऐसे ही हम कबड्डी में। और रनर अप कौन है? होस्ट कंट्री हमारी दोनों में। रनर अप है इंग्लैंड, आपका मेन और वुमेन दोनों में। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना यार, स्पोर्ट्स से पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक अवार्ड है आपका स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये किसको मिला है? हमारे गुटेर बलोच। अब यार मेरे को यार ये ना स्पेल नहीं याद होता, क्योंकि ये जो नाम है ये सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं सर हमारे, ठीक है। और ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये जो भी आदमी वाटर कंजर्वेशन, वाटर सस्टेनेबिलिटी के बारे में काम करता है उन्हें मिलता है। तो ये चीज़ सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा तो ध्यान रहनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स कमीशन, अब मैं अभी बात कर रहा था केरला बहुत प्रॉस्पेरस है, बहुत डिफरेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। उनमें से एक ये है कि भाई अपने सिटीजन्स का ध्यान रखता है, तो इसी को लेके एक इनिशिएटिव लाया, सीनियर सिटीजन कमीशन बनाई है एक आपकी केरला ने बिल पास करके। इसलिए ये कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी कमीशन है भाई ये एक, ठीक है। मतलब एक बिल पास करके आया है, ऐसा नहीं कि बस एग्जीक्यूटिव एक्शन ने डाल दिया। और जब बिल पास करके आता है मतलब कमीशन पे पावर है, वो कह सकता है देखो इस बिल ने मेरे को बनाया, मैं एक्शंस ले सकता हूँ, ठीक है। क्या करेगा ये? टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन का टेक केयर करेगा वेलफेयर में और उनकी राइट्स में, मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो। वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है, किसने बनाया है? हमारा ब्रिक्स ने। ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है, बहुत ही फेमस पॉपुलर ग्रुपिंग है हमारी, इसके हम पार्ट हैं। ब्रिक्स ने ही एक बैंक बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2015 में बनाया था आई थिंक, ठीक है ना। 2015 में इस बैंक को बनाया था। अब इस बैंक का एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग में भी एक न्यू मेंबर आया था इसी साल, और 2-3 महीने, जनवरी में आया था वो मेंबर, और 2-3 महीने बाद इस बैंक में भी ऐड हो गया। वो मेंबर कौन सा है आपका? आपका मेंबर है इंडोनेशिया। न्यू मेंबर है आपका इंडोनेशिया। ये नहीं है इंडोनेशिया। कौन से ईयर के अंदर? जैन 2005, जैन के अंदर ये पार्टनर बना था ब्रिक्स का। बट इसमें तो ये डोंट लाइक दिस, ठीक है, वापस लिया है। ब्रिक्स के अंदर तो ये बहुत अभी आया है, मार्च में, 2 महीने मेंबर बनने के बाद, ठीक है सर। और क्या सर? और ये कि भाई मेरे को लग रही है थोड़ी सी बारिश आ गई है तो ठंड, तो मैं एसी को बंद कर दूंगा, ठीक है। न्यू मेंबर है हमारा इंडोनेशिया, और उसका पार्ट बन गया है। अब ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में ये तो पता है हमें, ब्रिक्स ने बनाया था, ब्रिक्स कंट्रीज ने। तो इसका मतलब इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। इसके मेंबर्स कौन कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स कौन कौन है? एक तो जो ब्रिक्स ग्रुपिंग के मेंबर है, ये तो है ही है। और कौन कौन है? आपका बांग्लादेश है, ठीक है, आपका यूएई है। हालांकि यूएई वगैरह अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं हमारे, है ना। और कौन कौन है इसका? हमारा देखो ब्रिक्स तो हो गई, ब्रिक्स कंट्रीज। यूएई, अब लेटेस्ट जो मेंबर्स ऐड हुए हैं वो देख लो, इसके नीचे डैश लगा रहा है। यूएई ऐड हुआ है आपका, इंडोनेशिया भी बना है आपका, इजिप्ट है ना, आपका इथोपिया है, ईरान है, ईरान आप ही मेंबर बना है आपका। और ये हमारे लेटेस्ट मेंबर बने। अर्जेंटीना को भी ऑफर गया था, बात भी हुई थी, बट उसने रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। तो यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया अभी अभी बना है, मेरे ऊपर तो नहीं लिख के आ रहा है, कोई नहीं। ये आपके इसके मेंबर्स हैं, और भी इसके मेंबर हैं इसके अलावा नहीं, और कोई नहीं है, ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई मेंबर है नहीं। उरुग्वे, सॉरी, और उरुग्वे, अल्जीरिया, ये सब भी है। जिसके नीचे मैंने डैश लगाया है वो ब्रिक्स के भी मेंबर है ना, वो ब्रिक्स के भी मेंबर है, और जिनके नीचे डैश नहीं है वो ब्रिक्स को छोड़ के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। ठीक है सर, 2015 में बना था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। और एक बात और, लोन्स किस बेसिस पे देता है ये? लोन बेसिस, इसको दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। ये चीज यूपीएससी में पूछी थी आपका कि लोन किस बेसिस पे देता है आपका, कि भाई कब लोन देगा ये। कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रा प्रोजेक्ट है, कोई आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आपको पूरे करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे कुछ, है ना, कि भाई वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ, ये सब, इन गोल्स को लेके आपको काम करना है, तो उसके लिए लोन देंगे भाई, ये बिल्कुल देंगे। और आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करना है, अब ये जो बैंक, ये जो एक तरह से ब्रिक्स एस्टैब्लिश हुआ था ना, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ काउंटर टू न्यू वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका काउंटर था ये, कि यार पूरा वर्ल्ड तो IMF और वर्ल्ड बैंक चलाता है, तो एशिया और इस रीजन में एक नई पावर ग्रो हुई जिसने अपनी करेंसी या फिर अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी। तो करेंसी एक्सचेंज अगर किसी कंट्री को करनी है, करेंसी एक्सचेंज क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ताकि US डॉलर पे वो ना पड़े, US डॉलर को का भरोसा ना लेना पड़े, सहारा ना लेना पड़े, तो भी ये बैंक आपको देगा कि आप US मतलब हमारी करेंसी एक्सचेंज करके काम चला लो अपना। बट किस पे नहीं देता ये? नॉट फॉर आपका अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर कंट्री में आ गए हैं, तो स्पेसिफिक उसके लिए कोई लोन नहीं है कि हाँ भाई हमारी कंट्री में तो फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए हैं, चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी नहीं बची, तो पैसा दे, तो कहेगा हम पे नहीं है पैसा। ऐसे में पैसा ज़्यादातर आपका IMF वगैरह ही देता है, बेल आउट कराना पड़ता है, जो पाकिस्तान भाई हमारा कराता रहता है, 3rd 4th बेल आउट है उसका। हमने एक ही बार हमें ज़रूरत पड़ी थी, बट उसके बाद भगवान की दया से कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम आगे बढ़ते गए, और आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व वन ऑफ द टॉप है वर्ल्ड में, 700 750 बिलियन डॉलर तक, मिलियन डॉलर तक हमारे हैं, मिलियन डॉलर तक। तो ये ध्यान रखना है आपको, मेंबर से यहाँ ध्यान रखने हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर इसके कहाँ है? शंघाई में। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, ये सब बातें थी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वर्ल्ड टीवी डे है, किसको आता है? 24 मार्च को। अब वैसे तो मैं डेज को ज़्यादा याद करने को बोलूँ, अलग वीडियो में बताऊंगा, जितने भी डेज हैं आ जाते हैं, पूछ लेता है, बट मैं ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म से उन्हें याद नहीं करते आ रहे, एक गो में याद करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, और मैं हमेशा उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ चीज़ों को जो आसानी से नाम मार्क्स लें, मार्क्स लाने हैं, और बहुत तरीके हैं मार्क्स लाने के, एक तरीका कुछ भी नहीं है। तो डेज में रटने से बढ़िया वहाँ पे ध्यान दो जहाँ पे आने के चांस ज़्यादा है। इसके चांस इसलिए हैं क्योंकि 2025 हमारा एक मिशन है, टीबी एलिमिनेशन मिशन, और वो 2025 के एंड तक हमें टीबी पूरा एलिमिनेट कर देना है इंडिया से, और वो ईयर 2025 ही है। तो इसीलिए टीबी डे हमारा ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो इसकी ये थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। कैसे याद रख सकते हो? कुछ वर्ड्स याद रख लो कि भाई कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, वो आगे वाला तो इतना बहुत कंफ्यूजिंग नहीं देता वो, बस थोड़ा बहुत पता होगा, यस वी कैन एंड टीबी, ये तो बेसिक लाइन हो गई, ये तो किसी में भी कंफ्यूज कर देगा, बट ये ध्यान रख लो किस डेट को है, ये भी ध्यान रख लो, क्योंकि टीबी हमारा 2025 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है टीबी के लिए, इसलिए मैंने, हाँ यार मेरा कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो मैं अब दिख नहीं रहा आप लोगों को, सॉरी। मैं इसकी जगह एक स्माइली बना देता हूँ, है ना, इसको देखते रहो। ठीक है सर, होने वाला है वैसे ख़त्म, मैं बहुत सिलेक्टेड ही लाता हूँ यार, ऐसा कोई नहीं है, बहुत बर्डन नहीं डाल रहा आप लोगों को। वर्ल्ड पीस डे, वर्ल्ड पीस सेंटर,
अब हमारे एक आचार्य जी हैं, आचार्य श्री लोकेश जी, ये ना प्रमोट कर रहे हैं पीस को वर्ल्ड में। और ये पीस किससे रिलेटेड है, ये खुद फॉलो करते हैं, जैनिज्म से रिलेटेड है थोड़ा, और थोड़ा बाकी हिंदुइज्म के जितने भी रिलीजन है उनसे थोड़े थोड़े कंसेप्ट लिए हुए हैं। और पीस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर उन्होंने पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खोला है। बाकी यूएस में भी अभी शायद खोल दिया है या खोलने की प्लानिंग चल रही है इनकी। ये क्या करते हैं, सेंटर के अंदर आपको योगा कोर्सेज, पीस कोर्सेज, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और एक तरह से यार पीस फैलती है वर्ल्ड में, तो अच्छी चीज़ है। कहाँ पे खुला है आपका ये, गुरुग्राम में खुला है पहला, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड पीस सेंटर, किसके थ्रू, लीडरशिप ऑफ आचार्य लोकेश जी, जो कि जैनिज्म को मेजरली प्रमोट करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, अहिंसा विश्व भारती, ये भी ध्यान रखना है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने खोला है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने खोला है, इस बंदे ने खोला है, कहाँ पे खोला है, ये चीज़ है। बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा ही आ गया। और है सर कुछ आपके पास? है मेरे पास तो बहुत सौदा है मेरे पास यार। देख, एक सर्टिफिकेशन होती है ओइकोटेक्स, ओइकोटेक्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्टिफिकेशन देती है आपका। अब किस चीज़ की होती है सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आपके एक उसको सर्टिफिकेशन दी है, आपके सिल्क को दिए क्या, ओइकोटेक्स, हाँ सिल्क को दिए, इसको बोलते हैं एरी सिल्क। एक सिल्क है, एक टाइप ऑफ सिल्क, उसको सर्टिफिकेशन दी है। सर्टिफिकेशन तब देते हैं, इसका मतलब कि जो भी प्रोडक्शन इस पूरे प्रोसेस में हुआ है उसमें हार्म नहीं करा गया किसी चीज़ को, मतलब किसी एनिमल को मेजर हार्म नहीं हो रहा। तो वैसे तो पता होना चाहिए आपको, सिल्क बनते टाइम हमारा जो कोकून होता है, कोकून के अराउंड ऐसे सिल्क लिपटा होता है, और उसके अंदर जो बेचारा हमारा इंसेक्ट होता है जो बटरफ्लाई बन के बाहर आएगा, उसको मार देते हैं, मर जाता है वो इन द प्रोसेस। बट एरी सिल्क एक इकलौता ऐसा सिल्क है जिसमें हम उसे मारते नहीं है, उसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद उसे निकल जाता है, और फिर इसके कोकून को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन मिली है एरी सिल्क को। क्या है, एरी सिल्क। और ये एरी सिल्क कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिली है, बेसिकली मिली तो ऑर्गेनाइजेशन को है ना, एक जो कंपनी को जो एरी सिल्क बना रही है, ये कंपनी नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखना इस नाम को, और एरी सिल्क को मिली। अब एरी सिल्क के बारे में बहुत ही प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेशन है ये आपकी, तो इसलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या, एरी सिल्क के बारे में भाई, जो एरी सिल्क है उसको पीस सिल्क भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें भाई बेचारे उसको मारना नहीं पड़ता, खुद निकल जाता है वो, ठीक है। ये क्या है, इंडिया क्या है इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस सिल्क, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर की बात आई तो इंडिया के अंदर कहाँ पे बनता है ये, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में बनता है। और नॉर्थ ईस्ट में भी कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे कि असम के अंदर, नागालैंड के अंदर मेजरली, मतलब मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इस स्टेट में, मेघालय के अंदर है ना, इसके अंदर ज़्यादा बनता है। और जो असम का एरी सिल्क है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना, असम के एरी सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है सर। अब सिल्क के मेजरली 4 टाइप होते हैं, सिल्क के 4 टाइप्स होते हैं। और इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूसेस ऑल द 4 टाइप्स। इंडिया ओनली कंट्री प्रोड्यूसेस ऑल, कीवर्ड्स में लिखा है मैंने, ध्यान रखना कि 4 टाइप्स होते हैं और इंडिया सारे ही टाइप्स बनाता है आपके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपका जो ये है ना ओइकोटेक्स, ये एक जर्मन कंपनी देती है, जर्मन है ये भाई साहब, जर्मन वर्ड्स कम्स विद क्वालिटी, ठीक है, जर्मन गाड़ियाँ। अब देखो भाई साहब, पकड़म पकड़ी का खेल हो रहा है, मतलब ऐसे चोर पुलिस तो नहीं बोलूँगा मैं ऐसे, बट लार्जेस्ट ग्लेशियर आइसबर्ग ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है A23A, लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सबसे बड़ा हम अभी तक का आइसबर्ग है।
ये ना ट्रैवल कर रहा है बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहा है, इधर उधर ट्रैवल कर घूम रहा है भाई हमारा। तो अब ये आके कहीं और रुक गया है। कहाँ रुक गया है हमारा? देखो ये लार्जेस्ट है एक तो, ये जैसे कि ये हमारा नीचे वाला एंटार्क्टिका है, ये एंटार्क्टिका ग्लेशियर था, ऐसे एंटार्क्टिका का जैसे ये पार्ट है, यहाँ से ये टूट के ट्रैवल करने लगा और ये साउथ अमेरिका आ जाता है ना। साउथ अमेरिका का एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जॉर्जिया आइलैंड। ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है, ये एक ब्रिटिश आइलैंड है मेरे भाई, ठीक है। इस आइलैंड के पास जाके अब ये रुक गया है। ये 2013 से टूटा हुआ और चले जा रहा है, शायद 13 से या उससे पहले से भी थोड़ा ट्रैवल करते 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 अब ये यहाँ पहुँच गया इसके पास, साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे। और ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड कौन सी सी में पड़ता है आपका? साउथ अटलांटिक ओशन में, सी में नहीं ओशन, साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ग्लेशियर है आपका, आइसबर्ग है जो इतना बड़ा, ये आइसबर्ग कहाँ पे लैंड करा हुआ है आपका अभी? ये आपका यार मेरी शक्ल बड़ी अजीब लग रही है, इसके अंदर हटा दूं से, हटा देता हूँ, लो हटा दिया अभी। तो साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर ये आपका है आइसबर्ग, ये ट्रैवल करता हुआ एंटार्क्टिका से, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका याद रखना साउथ में होता है, नॉर्थ वाला एंटार्क्टिक है। तो एंटार्क्टिका से साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे ये भाई साहब हमारे पहुंच गए हैं, ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। अब बात आती है यार, हमारा ना वो आदित्य L1 नहीं था जो हमारे इसरो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो लॉन्च करा था हमने सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए। उसने एक क्या बोलते हैं यार, मैं आई एम वेरी बैड विद टर्म्स, है ना, भूल जाता हूँ। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन देखी है, ऑब्जर्व करिए चीज़, वो है आपका सोलर फ्लेयर कर्नेल, सोलर फ्लेयर कर्नेल। ये एक फिनोमिना होता है आपका, तो मैं बताता हूँ आप इसके बारे में। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं कि ना आपके सन के अराउंड, सन के अंदर क्या है, सन किससे बना हुआ है? हीलियम से बना हुआ है, सबको पता है। अब वो हीलियम के आसपास भी आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स भी हैं सन के अंदर, चार्ज पार्टिकल्स, है ना, वो चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्या होता है कि जब ये सन है किसी भी एक स्पॉट पे, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे फील्ड पूरा लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड सन के किसी एक स्पॉट पे बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वहाँ पे प्लाज्मा और हीलियम का फ्लो बिल्कुल कम कर देती है, तो यहाँ पे डार्क स्पॉट हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से रोक के रखती है हीलियम और प्लाज्मा वगैरह के फ्लो को। फिर एकदम से जैसे यहाँ पे ये लूज होती है मैग्नेटिक फील्ड, एकदम वो फ्लो ब्लास्ट करके निकलता है बाहर, है ना, आपने किसी चीज़ को दबा के रखा है, हाथ हटाओगे तो एकदम तेज़ी से बाहर आएगी। जैसे ये तेज़ी से बाहर आती है, इसके आसपास के जो आयंस हैं वो भी बहुत तेज़ी से बाहर आते हैं, है ना, और एक ब्लास्ट टाइप होता है और ये आयंस एकदम से तेज़ी से बाहर आते हैं। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसी को, सोलर फ्लेयर। मैग्नेटिक फील्ड से बहुत तेज़ बाहर आते हैं। और ये सोलर फ्लेयर जब आप बाहर ऑब्जर्व करोगे, कहाँ पे? क्रोमोस्फेयर पे। क्रोमोस्फेयर क्या है? आपकी आउटर लेयर ऑफ सन। जब यहाँ पे इस सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व करोगे तो इसे सोलर फ्लेयर कर्नेल बोल देते हैं। तो यही सोलर फ्लेयर कर्नेल हमारे आदित्य L1 ने ऑब्जर्व करा है, ठीक है सर। इतना ध्यान होना चाहिए कि भाई कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल्स बड़े फोर्स से पुश करे जाते हैं, पुश कैसे होता है मैंने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप करे होती है हीलियम प्लाज्मा को, जैसे ही रिलीज होता है तो बहुत तेज बाहर भागते हैं, यही होता है सोलर फ्लेयर। और जब ये क्रोमोस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व होता है इसे सोलर फ्लेयर कर्नेल, आदित्य L1 ने करा है ये ऑब्जर्व, ठीक है। रेड भी रहने दो, रेड। आदित्य L1 ने ऑब्जर्व करा है, आई नहीं 1। अब आदित्य L1 में कहां पे ऑब्जर्व करा है? क्रोमोस्फेयर पे। इसी को स्टडी करने गया हुआ था ये भाई, क्रोमोस्फेयर बाहर वाले को।
और कौन से इसके एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉपर इसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने इसको करा है, वो है आपका सूट इंस्ट्रूमेंट। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है, सूट पे लोड है ये आपका, उसने आपका इसको मेजरली डिटेक्ट करा है। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी में, मतलब बहुत बड़ा इतना मेजर नहीं है बट हाँ अच्छा खासा है। किसी ने आज तक ऐसे पहले नहीं करा कि सन के इतने क्लोजली फिनोमिना को ऑब्जर्व करा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट स्पेस से रिलेटेड आपकी एक और चीज़ है IM-2 मिशन। IM ना एक आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। आपकी एक कंपनी है US की प्राइवेट, इसने विद द हेल्प ऑफ नासा अपना एक मिशन लॉन्च करा। कहाँ पर? मून की साउथ पोल में, मून के लूनर साउथ पोल के अंदर एक मिशन लॉन्च करा। और ये मिशन कहाँ था? मून के लूनर साउथ पोल है, जिसमें हमारा चंद्रयान गया था लेटेस्ट, चंद्रयान 3। ये मिशन उसने लॉन्च करा। बट ये मिशन में क्या हुआ बेचारा ना, ये लैंडर लैंड हुआ, उसके बाद ये टेढ़ा गिर गया। टेढ़ा उस साइड से गिर गया बेचारा जहाँ पे आपके सोलर पैनल्स लगे थे। सोलर पैनल से ही तो आपके डिवाइसेस चलते हैं। तो ये कितने दिन चला? बस ये एक ही दिन चला, बस 1 डे मिशन। उसके बाद इसकी मशीनरी बंद हो गई क्योंकि सोलर पैनल नहीं है। तो 1 डे में जितना डाटा कलेक्ट कर पाए वो कर पाए। तो एक तरह से बिल्कुल फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, लैंड हो गया था, एक दिन चला भी, बट एक दिन से कितना ही डाटा ले लिया होगा, एक तरह से फ्लॉप ही मिशन हो, मतलब बेचारा खराब हो गया। तो IM-2 मिशन के अंदर इसे विद नासा हेल्प, नासा का मिशन नहीं था, नासा की हेल्प थी, नासा के इंस्ट्रूमेंट थे इनके अंदर। और लॉन्च बाय किसने लॉन्च करा? ये लॉन्च करा हमारे वही स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च करा था। बस इतना पता होना चाहिए, IM-2 लूनर साउथ पोल के लिए मिशन था हमारा, ठीक है, विद नासा, प्राइवेट कंपनी थी। लैंडर वेंडर का नाम की जरूरत नहीं है, वैसे एंथर नाम है इसके, लैंडर एंथेना कुछ करके नाम है, इतना बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया भाई अपनी सॉफ्ट पावर हर जगह फैलाती तो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सॉफ्ट पावर मतलब डायरेक्टली आप किसको बहुत हेल्प नहीं कर रहे, बट एक होता है ना कि भाई किसी को लग गई, आप उसको उसकी चोट तो ठीक नहीं कर पा रहे, डॉक्टर तो नहीं हो, बट हाथ पकड़ के बैठे हो कि कोई नहीं यार ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कर रहे हो, सॉफ्ट पावर। तो हेल्प तो वो भी हो गई ना, आपकी साइकोलॉजिकली हेल्प है, आपको हेल्प मिल रही है। तो ऐसे ही कि इंडिया ने हमेशा करता है, आसपास कोई भी प्रॉब्लम होती है, बड़ी कंट्री है। म्यांमार, इस बार क्या हुआ था आपका, म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया था बहुत डिजास्टरस, उसके अंदर म्यांमार अर्थक्वेक, उसके अंदर एड्स भेजे थे आपकी, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, मेडिकल टीम भेजी, खाना भेजा, ये सब चीज़ें। तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्रह्मा बोला गया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इंडिया के, अच्छी बात है काफ़ी। और ऑपरेशन ब्रह्मा में क्या होता है, सिर्फ एक टीम, एक एजेंसी नहीं, बहुत सारी एजेंसी होती है। जैसे कि मेनली तो यही होती है NDRF, और कभी कभी आर्मी भी होती है, थोड़ी बहुत नेवी भी होती है ना, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। आगे देखते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी भाई आपकी जॉर्डन के अंदर। तो उसमें कुछ हुआ क्या हमारा, देखते हैं यही बता देता हूँ। चलो, हमारा मेन जो यार गोल्ड मेडल आया है, एक ही आया है, वो ये जो मैम है उन्हीं का आया है, मनीषा भनवाला, इनका गोल्ड आया है ना। और कहाँ पे हुई थी, वेन्यू क्या था हमारा, जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन कंट्री है, अमान सिटी के अंदर। हमारे जॉर्डन ये इम्पोर्टेंट नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसराइल के पास है हमारा, इसराइल में चीज़ें चल रही हैं। तो जॉर्डन अमान सिटी है जॉर्डन, उसमें हुई थी। इंडिया के टोटल मेडल, अब हर किसी का तो याद करने की जरूरत नहीं, गोल्ड याद रख लो बस, टोटल याद रखो। टोटल कितने मेडल आए हमारे, 10 मेडल आए, ध्यान रखना, ठीक है सर। नेक्स्ट है, अभी हमने, हमारे एक मिनिस्टर ने डिक्लेयर करा है कि हम वी आर दी टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। वैसे तो हम ही चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से
बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टॉप बन गए हैं, न्यूज़ में था तो याद रखना है। सेकंड पे कौन है? यूएस। हम पहले इतने टॉप वगैरह नहीं थे, बट हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया। ऑपरेशन फ्लड मिल्क का है, वैसे एनडीएम सीडीएस में इतना नहीं पूछता, बट बने हैं तो पूछ ले। एफकैट वगैरह में स्टैटिक ज़्यादा पूछता है। ठीक है सर, ये चीज़ अच्छी बात है। आगे देखते हैं यार, हमारे इसरो ने 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पहले इंपोर्ट करा करते थे हमारे स्पेस प्रोग्राम्स में, स्पेसशिप वगैरह इन सब चीज़, स्पेसशिप नहीं सॉरी, हमारे रॉकेट्स वगैरह इन सब में, वो अब हमने खुद बना लिए हैं। और इन दो नाम है, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है बस। एक है कल्पना 3201, एक है विक्रम 3201। ये पूछ सकता है ये दोनों चीज़ क्या हैं। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है बाय इसरो फॉर आवर स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है, ध्यान रखना, बस ये नाम ध्यान रखना। दे आर माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर बाय इसरो, और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए बनाए गए। नाम दोनों का ये। अब यार एक टेम्पल है, अभी अभी इनॉग्रेट करा था मार्च के अंदर आपके सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तब आपके फडणवीस जी थे, अब चेंज हो गए हैं। तो कहाँ पे इनॉग्रेट करा है? भिवंडी में। अब महाराष्ट्र में ऐसे बोलते तो हमेशा ही हैं कि छत्रपति शिवाजी जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, बट इस चीज़ से प्रूफ भी हो गया, लोगों की बहुत श्रद्धा है उनमें, और इसलिए उनके लिए स्पेशल टेम्पल बनाया गया। फर्स्ट टेम्पल है ऐसा कोई, है ना, कि भाई वो शिवाजी महाराज को ही डेडिकेट करा है पूरा, शिवाजी महाराज भगवान। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, एक हमारा प्रोग्राम हुआ है जिसको बोला है नैनो इलेक्ट्रॉनिक शो। नैनो इलेक्ट्रॉनिक शो, अब इसमें हमने कहाँ पे हुआ है ये हमारा मेजरली? IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर के अंदर ये हमारा हुआ है। इसके अंदर यार इंडिया की जो भी आज तक की जर्नी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको हमने शो करा है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या हो जाता है कि जैसे कि इन द मेकिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, जो हमने पीछे बनाए हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना, हमारी चिप्स बनानी हो कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, और मेनली हमारे क्या बोलते हैं उन्हें हम, अरे जो गाड़ी वगैरह के अंदर लगते हैं प्रोसेसर्स वगैरह, सारी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है वो हमने दिखाई है। इंडिया की जर्नी आज तक की, हमारी प्रोग्रेस कितनी है और आगे हमारा क्या हो सकता है। IISc बैंगलोर इज हब ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो याद रखना कहाँ पे हुआ था ये शो? यहाँ पे हुआ था सर। हाँ, मैंने बताया था पीछे के, ऐसा एक स्लाइड आएगी आपकी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया कंट्री, इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। क्या नाम है इनका? नितुम्बो नंदी नदाइवत। मैं अपना नाम अगर ऐसा रख दूं भाई, है ना, शी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा है, बट नाम जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, है ना। शी लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। देखो वो अपना हाथ रेस कर रही है ना, बड़े मुश्किल होता है ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एज अ वुमेन लीडर राइज करना। तो देखो मैं अपना नाम अगर ऐसा रख दूं तो बस फिर मेरे को तो आप यस सर ही बुलाना, नाम तो आप ले ही नहीं सकते। तो ये नाम हमें कैसे भी याद रख लो, जैसे नंदी जी, बीच में नंदी, है ना, हमारी गौ माता नंदी हो गया, ये नंदी से याद रख लो, नेटुम्बो से याद रख लो, पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न एग्जाम नहीं है, ऑप्शन देख के टिक करना है। बट हाँ ये ध्यान होना चाहिए, नंदी दिखते याद टिक कर दिया। नमीबिया की, वेरी नाइस। JSW Steel it is one of the company who has rose so much in the past years in world level, not even in India, है ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत ग्रो करी है कंट्री JSW Steel। जिंदल स्टील वर्क्स, जिंदल स्टील वर्क्स क्या हो गया जिंदल स्टील वर्क्स का, कि ये मोस्ट वैल्यूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है इन द वर्ल्ड, स्टील मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। कितनी बड़ी फीट है टू अचीव ऑफ वर्ल्ड फॉर आर कंट्री का भी नाम रोशन करा, अपना भी नाम रोशन करा। सज्जन जिंदल जी, सज्जन आदमी है वो, सज्जन आदमी है, सज्जन जिंदल जी इनके CEO हैं, है ना।
तो मोस्ट वैल्यूड स्टील कंपनी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? हमारी अपनी कंट्री की एक कंपनी जिसका नाम है JSW। अब यार हमारी बेंगलोर की एक नई कंपनी है जिसका नाम है बेलाट्रिक्स एयरस्पेस, बेलाट्रिक्स बी है ना, बेलाट्रिक्स एयरस्पेस। वो मिली है जापान की एस्ट्रोस्केल से, जापान की एस्ट्रोस्केल। इन दोनों ने कोलैब करा है फॉर मैट्रिक्स रिमूवल, मैट्रिक्स नहीं, डेब्रिस रिमूवल, डेब्रिस रिमूवल। ऐसा होता है स्पेस के अंदर भी, स्पेस के अंदर भी ना मेरे भाई बहुत कूड़ा होने लग गया है हमारे, खास करके हमारे ऑर्बिट में, क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट जाती हैं, कभी वो टूट जाती हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो ना अभी भी रिवॉल्व करे जा रही हैं, और कोई टूट गई, कुछ हो गया, मीटियोर से टकरा गई, उनके पार्ट्स रिवॉल्व करे जा रहे हैं, तो वो बहुत हार्मफुल हैं नई लॉन्चिंग सैटेलाइट्स के लिए भी, क्योंकि उनके टुकड़े आपस में टकराएंगे और कूड़ा बनाएंगे, वो किसी नई साइट से टकरा गए, किसी रॉकेट से टकरा गए। तो अब पूरा वर्ल्ड ही डेब्रिस को रिमूव करने के लिए नई नई चीज़ें ला रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो एस्ट्रोस्केल तो है ही जापान की लीडिंग कंपनी। हमारी एक नई प्राइवेट स्टार्टअप है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, उसने उसके साथ काम करेगी। अब बेलाट्रिक्स तो करेगी ही, एक और है जिसने कुछ टाइम पहले ही एक और न्यूज़ में आई थी, जिसका नाम है, उसने भी एस्ट्रोस्केल के साथ ही मिलके इसी पे काम कर रही है, जिसका नाम है दिगंतारा, दिगंतारा, ये भी ध्यान रखना, प्लस दिगंतारा, ये भी बेंगलोर बेस्ड है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यार, एक बुक है, वैसे तो बुक्स वगैरह पूछ लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत वॉल्यूम में बुक्स हैं, आप कौन कौन से याद रखोगे, तो इसीलिए क्रिकेट की बुक्स काफ़ी पूछ लेता है। और ये भी हमारे एक, तो जो मेरे को लगता है वो ये बुक एक मैं लाया हूँ, ये हमारे एक रिनोन्ड विकेट कीपर हैं, बैट्समैन भी थे, बट मेजरली कहते हैं कि बेस्ट विकेट कीपर एवर इंडिया हैड विकेट कीपिंग स्किल्स के मामले में, सैयद किरमानी जी। इनको सिर्फ विकेट कीपिंग स्किल्स से ही खिलाया जाता था मेनली, कि विकेट कीपिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उसी वजह से इनकी टीम में जगह थी। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी है, फॉरवर्डेड वही, किसके साथ मिलके, देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक, जिसका नाम है स्टम्प्ड, नाम तो ध्यान आराम से रख लोगे, विकेट कीपर थे। और ये चीज़ है लाइफ बियॉन्ड 20 यार्ड्स, को ऑथर ये हैं सैयद किरमानी, मेन ऑथर है। नेक्स्ट, अब हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट परी, ये परी को बना रहे हैं हमारे एक भाई आर्टिस्ट। इंडिया की रोड्स या फिर चीज़ों को डेकोरेट करना, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, है ना, इंडिया की चीज़ों को डेकोरेट करना, डेकोरेशनल, ये प्रोजेक्ट किसका है, डेकोरेट करना चीज़ों को, पब्लिक आर्ट, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक आर्ट बनाना, जहाँ काफ़ी चीज़ों में टू शो इंडिया का कल्चर दिखाना पब्लिक आर्ट में। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री करेगी इस चीज़ को, नॉर्मल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोजेक्ट परी किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट परी ऐसा लग रहा है किसी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, बच्चों को लेकर है, बट नहीं, इसमें आपसे पूछेगा कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स वगैरह ये सब, तो ये एक्सेप्शंस वगैरह पूछ लेता है। तो ये है आपका पब्लिक आर्ट से रिलेटेड, टू शो कल्चर इन आर आर्ट। ठीक है, एक अवार्ड है हमारा नेक्स्ट, रामनाथ अवार्ड फॉर जर्नलिज्म। ये हमारा सबसे रिनाउंड अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, और ये हमारी प्रेसिडेंट मैम बैठी हैं, और हमारे पीछे सर हैं तिरछी टोपी वाले। तो तिरछी टोपी वाले वैसे हम एक स्लैंग यूज़ करते हैं फोर्सेस में, कौन सी रेजिमेंट के लिए करते हैं बताओ यार एक बार, है ना। तो किसको मिला ये अवार्ड, ये जर्नलिज्म में, पहली चीज़ तो ये कि ये अवार्ड जर्नलिज्म में होता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये पता होना चाहिए। किसको मिला है ये अवार्ड, ये मिला है आपका, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, या फिर यहीं पे पेज ऐड कर लेता हूँ,
ये मिला है आपका। वैसे तो बहुत लोगों को मिलता है इस अवार्ड में, काफ़ी अवार्ड्स होते हैं इस शो के, मतलब एक पूरा दिन होता है उसमें काफ़ी अवार्ड्स, बट जो मेजर अवार्ड है वो आपको ध्यान रख लेना है, मधुलिका झा, हिंदी के लिए आपको मिला है। इंग्लिश में नहीं मिलता ये, इंग्लिश में ये अवार्ड नहीं मिलता, हिंदी में और अलग अलग फील्ड में मिलता है। ये आपके एक जर्नलिज्म में इनको मेजर, जो हिंदी में मेन अवार्ड इनको ही मिला है। ठीक है सर। नेक्स्ट आपका ये है भाई इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। हमारे सर सचिन मास्टर ब्लास्टर सर ने खुद ये लीग इनिशिएट करी थी। जो भी मास्टर्स हैं वर्ल्ड के उनको इनवाइट करा था और सब ने आए, बड़े बड़े जितने भी सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे वो आए। ऑब्वियसली सचिन सर करेंगे तो ब्रायन लारा और ये क्रिस गेल वगैरह बहुत लोग थे। इसको जीता कौन? विनर तो ऑब्वियसली यार अपना इंडिया ही होगा, इतने बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं। विनर इज इंडिया। रनर अप कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। विनर अप वेस्ट इंडीज। बस इतना बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई। आरबीआई वॉज ऑनर्ड विद अवार्ड। आरबीआई को एक अवार्ड मिला था। आरबीआई कर लो इसको। आरबीआई को एक अवार्ड मिला था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। और ये अवार्ड देता कौन है? आपको देता है सेंट्रल बैंकिंग। ये सेंट्रल बैंकिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन लंदन। इसको अच्छी तरह लिखता हूँ, है ना। सेंट्रल बैंकिंग आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो विच इज बेस्ड इन लंदन। उसने इसको दिया है, किसको? आरबीआई को। हमारी बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है? एक्चुअली आपकी 2 स्कीम्स हैं, वो एक बार मुझे बताओ किसके लिए दिया है, कौन सी स्कीम्स के लिए इसको मिला है आरबीआई के अवार्ड। ये चीज़ तो भाई मेरे को बता दो आप आज, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। तो अवार्ड मिला है, मैंने सब बता दिया। स्कीम्स आप बताओ आरबीआई कौन सी स्कीम दे रही है। एक और अवार्ड है, जयश्री मैम है एक, जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। पहली बार किसी इंडियन को फर्स्ट टाइम टू एन इंडियन एक अवार्ड मिला है आपका रामसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वेटलैंड वाइस अवार्ड। वेटलैंड वाइस अवार्ड मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, वेटलैंड्स के लिए काम करता है। रामसर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के अंदर बनी थी। रामसर एक जगह है वहाँ पर, है ना। तो उसके अंदर जो भी वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो इकोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजी बनाता हो, जहाँ पे पानी भी हो, ऑर्गेनिजम्स भी हों, इसको प्रोटेक्शन इसकी इम्पॉर्टेंट होती है, इकोसिस्टम इसका इम्पॉर्टेंट होता है बहुत। तो ऐसे एरियाज में जो बंदा काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको ये मिलता है। पहले इंडियन को हमारी मैम को मिला है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। अरे आगे पाजी आगे भाई, पाजी कैसे करोगे भाई। तो हमारे भाई दिलजीत दोसांझ जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है लेवाइस का। ठीक है, एम्बेसडर बना दिया गया है लेवाइस का। इससे पहले कौन थे एम्बेसडर लेवाइस के? और भी एक इंडियन थी जो कि दीपिका पादुकोण भी लेवाइस की। दीपिका पादुकोण भी लेवाइस की आप ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, 3 ही ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी वर्ल्ड वाइड। तो दीपिका पादुकोण, आपका दिलजीत दोसांझ और एक कोरियन बैंड है शायद, ऐसा कुछ। तो ठीक है यार दोस्तों, हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है ये। आई होप आप इसको रिवाइज करोगे। पीडीएफ मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, चैनल को फॉलो कर लो। कमेंट में जो चीज़ें पूछी हैं वो बताया करो यार। अगर आपको पता भी है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, बता दो, लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो इंक्लूसिविटी आएगी हमारे बीच, है ना। तो इसको ढंग से करो। ये बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, अच्छे करंट अफेयर्स हैं और उनमें से आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। आप मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अच्छी तरह पढ़ो।